डर लगना, पसीना आना, प्यार होना, क्या ये सारी चीजें आपको पता था किसकी वजह से होती है? ये सारी चीजें हॉर्मोन्स की वजह से होती है। नहीं पता था तो अब पता चल जाएगा, क्योंकि हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर, और इस चैप्टर का नाम है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। सो हाय एवरीवन, आई एम अपेक्षा सिंह, योर बायोलॉजी एजुकेटर, एंड आई वेलकम एवरीवन इन दिस वंडरफुल वीडियो, जिसमें आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर, और ये आपका चैप्टर 19 है क्लास 11th का। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखो, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे आपको पता है हमने इससे पहले वाला चैप्टर कौन सा पढ़ा था, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर पढ़ा था, राइट। अब वहां पर मैंने आपको बताया था कि जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ये क्या करता है, आपके जितने भी बॉडी के फंक्शन है उनको कंट्रोल करता है ना। तो फिर हमें दूसरे सिस्टम की आखिर में जरूरत क्यों पड़ी, हमें क्या जरूरत पड़ी एंडोक्राइन सिस्टम की? तो यहाँ पर उसका आंसर वैसे तो मैंने उधर भी बता दिया था, एक बार और बता देती हूँ कि जो आपके नर्व फाइबर्स है, जो आपके न्यूरॉन्स है, जो आपके नर्व फाइबर्स है, वो आपके बॉडी के सारे सेल्स को इनर्वेट नहीं कर सकते हैं, है ना। वो वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं जहां पर आपका ब्लड पहुंच सकता है। तो इसी वजह से हमें एक और सिस्टम की जरूरत पड़ी, और ये सिस्टम है आपका एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये आपके हॉर्मोन्स को बनाता है ना। आप अभी पढ़ोगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, वो हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं। हॉर्मोन्स रिलीज करने के बाद उन्हीं हार्मोन को ब्लड में लोड कर दिया जाता है, और यही हॉर्मोन्स ब्लड के थ्रू आपके सारे सेल्स तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से हमें एंडोक्राइन सिस्टम की जरूरत पड़ी। सो आई एम होपिंग अभी ये वाला पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, जो नर्व फाइबर्स होते हैं वो आपके सारे बॉडी के सेल्स को इनर्वेट नहीं कर सकते हैं, है ना। इसी वजह से हमें एक और सिस्टम की जरूरत पड़ी, और वो सिस्टम था आपका एंडोक्राइन सिस्टम। तो न्यूरल सिस्टम और आपका एंडोक्राइन सिस्टम दोनों मिलकर बॉडी के जितने भी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं उनको कंट्रोल करते हैं, है ना। सो आई एम होपिंग ये पॉइंट तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड और हॉर्मोन्स क्या है। तो जैसे मैंने बताया, हॉर्मोन्स कौन रिलीज कर रहा है, आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स ही रिलीज कर रहे हैं। तो जो आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, दे आर डक्टलेस ग्लैंड, मतलब कि इनमें डक्ट नहीं प्रेजेंट होगी, ठीक है। और हार्मोन की अगर मैं बात करूं, तो हार्मोन को कौन सिक्रीट कर रहा है, आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स ही सिक्रीट करने वाले हैं, ठीक है। बहुत ही बढ़िया बात है ना, बहुत ही बढ़िया बात है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं जो आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, ये चीज वैसे मैंने आपको बता दी है, जो आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो हार्मोन को रिलीज करते हैं, और ब्लड के थ्रू इसका ट्रांसपोर्ट किया जाता है, और ये कहाँ पहुंचा दिया जाता है, इसके टारगेट सेल तक पहुंचा दिया जाता है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि भाई डेफिनेशन क्या होती है हार्मोन की, है ना, तो अगर कन्वेंशनल डेफिनेशन अगर आप बताना चाहोगे, बहुत ही सिंपल वाली डेफिनेशन अगर आप एक्सप्लेन करना चाहोगे, तो ये बोल सकते हो कि जो हॉर्मोन्स है वो आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज करते हैं, फिर उन्हीं हॉर्मोन्स को हम ब्लड के थ्रू उनके टारगेट सेल्स तक पहुंचा देते हैं। ये आपकी बहुत ही सिंपल और बहुत ही कन्वेंशनल डेफिनेशन हो गई। बट अगर आपसे प्रॉपर डेफिनेशन पूछा जाए कि भाई हार्मोन का प्रॉपर डेफिनेशन क्या होता है, साइंटिफिक डेफिनेशन क्या होता है, तब आप क्या बोलोगे? यहाँ पर तीन चीजें आपको एक्सप्लेन करनी है। कौन सी है वो तीन चीजें? पहला, जो आपका हार्मोन है वो एक नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल है। क्या है ये? नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल है, जो किसकी तरह एक्ट करता है? दो सेल्स के बीच में एक मैसेंजर की तरह एक्ट करता है, ठीक है। क्या बोला गया कि पहली बात तो ये नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल है, दूसरा कि ये किसकी तरह एक्ट करता है? दो सेल्स के बीच में मैसेंजर की तरह एक्ट करता है, तीसरा बहुत ही स्मॉल अमाउंट में बनाया जाता है, ठीक है। बहुत ही ट्रेस अमाउंट में, ट्रेस अमाउंट का मतलब होता है बहुत ही स्मॉल अमाउंट में बनाते हैं। क्यों ऐसा होता है, क्यों इनको ट्रेस अमाउंट में बनाते हैं? इसीलिए ट्रेस अमाउंट में बनाते हैं क्योंकि दे आर वेरी वेरी स्पेसिफिक। इनको पता है इनका टारगेट सेल कौन सा है, और इनको पता है कि कहां पर जाकर इनको कौन से रिसेप्टर से जाकर बाइंड करना है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, है ना, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर आपका कोई सेल है, ठीक है, यहाँ पर आपका कोई सेल है, और हमारा जो हार्मोन है, जो हमारा हार्मोन है वो ब्लड के थ्रू आ रहा है, ठीक है, ब्लड के थ्रू आ रहा है। यही चीज मैंने आपको बताई कि हार्मोन को हम लोग किस में लोड कर देते हैं? ब्लड में लोड कर देते हैं। तो ये आपका ब्लड हो गया, है ना, ये आपका क्या हो गया? ये आपका ब्लड हो चुका है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है, ये हमारा ब्लड हो गया है, और इसी में आपके हॉर्मोन्स जो है वो लोड कर दिए गए थे। तो यहाँ पर आपके हॉर्मोन्स है,
ठीक है, यहाँ पर आपके हॉर्मोन्स है। अब ये जो सेल है ना, ये इसका टारगेट सेल है और इसको पता है यही मेरा टारगेट सेल है, ठीक है, यही मेरा टारगेट सेल है, मेरी जो जर्नी है वो यहीं पर खत्म होगी। देखो यहाँ पर जो टारगेट सेल होते हैं, यहाँ पर कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं उस पर्टिकुलर हार्मोन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो रिसेप्टर्स होंगे, ये जो हार्मोन है इन्हीं रिसेप्टर से जाकर बाइंड कर जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इनको बहुत ही स्मॉल अमाउंट में बनाया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा पर्टिकुलर होते हैं। इनको पता होता है कि इनका टारगेट सेल कौन है, कहाँ तक इनको जाना है और कहाँ पर इनको कौन से रिसेप्टर से बाइंड करना है, ठीक है। आई बात समझ में? सो आई एम होपिंग ये वाला पॉइंट आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि क्यों ट्रेस अमाउंट में बनते हैं, ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है। अब हम बात कर लेते हैं इन्वर्टिब्रेट की। तो जैसे हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है कि भाई इन्वर्टिब्रेट्स में कैसा सिस्टम होता है ना, वर्टिब्रेट्स में कैसा सिस्टम होता है, तो यहाँ पर अगर आप एंडोक्राइन सिस्टम की भी बात करोगे तो इन्वर्टिब्रेट्स में आपके सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम होगा, है ना। ये तो आपको बताने की जरूरत भी नहीं है, अब तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी सारी चीजें। और वर्टिब्रेट्स में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स एंडोक्राइन सिस्टम होगा। जैसे जैसे बॉडी की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है वैसे वैसे डिफरेंट अलग अलग सिस्टम्स जो है बनते रहते हैं फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? तो यहाँ पर जितनी भी चीजें आपके सामने आपके बोर्ड पे लिखी हुई हैं, आई एम होपिंग आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार मैं आपको समराइज कर देती हूँ, आपके लिए समराइज कर देती हूँ। मैंने यहाँ पर एक तो सिंपल डेफिनेशन बताई है कि हार्मोन क्या होता है, दूसरा मैंने आपको साइंटिफिक डेफिनेशन बताई है जिसमें मैंने 3 चीजों का जिक्र किया है। पहला तो है आपका कि जो आपके हार्मोन्स है दे आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स। दूसरा, ये एक और दूसरे सेल के बीच में इंटरसेल्युलर लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है? इंटर, मतलब 2 सेल्स के बीच में ये मैसेंजर की तरह काम करते हैं, ठीक है। और तीसरा क्या हो गया कि ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट में बनाए जाते हैं, ठीक है। और बाकी हमने यहाँ पर क्या देखा, इन्वर्टिब्रेट्स जो होते हैं वहां पर बहुत ही सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम होता है और जो आपके वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें कॉम्प्लेक्स एंडोक्राइन सिस्टम होता है और इसका रीजन भी आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने मेन मुद्दे की बात पे, और मुद्दे की बात यह है कि हमें ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जिनके बारे में आप पढ़ोगे और कौन कौन से हार्मोन्स को वो रिलीज करेंगे और उन हार्मोन का क्या फंक्शन होता है। ये सारी चीजें आप इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम में पहले अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आ जाता है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। क्या आ जाएगा? पिट्यूटरी ग्लैंड आ जाएगा, पिनियल ग्लैंड आ जाएगा, फिर हाइपोथैलेमस आ जाएगा। ये तीनों जो है, तीनों एंडोक्राइन ग्लैंड आपको ब्रेन में मिलेंगे, ठीक है। कहां पर लोकेटेड होंगे? ब्रेन में लोकेटेड होंगे। फिर आ जाओ आप थायराइड एंड पैराथायराइड, फिर उसके बाद आपका थाइमस आ गया, फिर आपका एड्रिनल ग्लैंड आ जाएगा और यहाँ पर पेनक्रियाज आ जाएगा। पेनक्रियाज जो है वो आपका कंपोजिट ग्लैंड है, मतलब बोथ एंडोक्राइन ग्लैंड भी है और एक्सोक्राइन भी है, ठीक है। अगर मेल है तो उसमें टेस्टिस प्रेजेंट होगा और अगर फीमेल्स है तो उसमें ओवरीज प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो ये आपका पूरा क्या हो गया है कि कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? अब एक एक करके हम सबके बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए आ जाओ, सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि कहाँ कहाँ ये लोकेटेड होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड हो गया, है ना। यहाँ पर आपका थायराइड ग्लैंड है जो आपके नेक रीजन में प्रेजेंट होगा। थायराइड ग्लैंड के पीछे, है ना, बैक व्यू अगर आप देखोगे तो वहां पर आपके पैराथायराइड होंगे। फिर उसके बाद थाइमस हो गया, चेस्ट रीजन में प्रेजेंट होगा। पेनक्रियाज हो गया। एड्रिनल ग्लैंड आपको पता है कि किडनी के एंटीरियर पोर्शन, मतलब जो किडनी है उसकी टोपी, वो क्या कहलाता है? आपका एड्रिनल ग्लैंड कहलाता है। देख रहे हो, ये किडनी है और इसके ऊपर ऐसे टोपी सी लगी हुई है, ये क्या है? आपका एड्रिनल ग्लैंड है। फिर आपके हो जाएंगे टेस्टिस, अगर आप मेल हो तो टेस्टिस होंगे और अगर फीमेल हो तो ओवरीज होंगे, ठीक है। ये सारे आपके क्या हो गए? एंडोक्राइन ग्लैंड हो गए हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कहां से? हाइपोथैलेमस से, ठीक है। कहां से स्टार्ट कर रहे हैं? हाइपोथैलेमस से स्टार्ट कर रहे हैं। इसको हम लोग मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं क्योंकि ये आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के सिक्रीशंस को कंट्रोल करता है ना। कि अभी आप देखोगे कि किस टाइप के ये हार्मोन्स बनाता है और वही हार्मोन्स जाकर पिट्यूटरी के सिक्रीशंस को कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर किसी भी एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करते हैं तो हम उनका लोकेशन देखते हैं कि आखिर में वो लोकेटेड कहां पर होते हैं। तो जो आपका हाइपोथैलेमस है वो कहां पर लोकेटेड होगा? बेसल पार्ट ऑफ डायनसिफिलॉन ऑफ फोरब्रेन, ठीक है। कहां पर लोकेटेड है ये? बेसल पार्ट पे लोकेटेड है, किसके? डायनसिफिलॉन ऑफ
फोर ब्रेन। ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है ना। हमें लोकेशन तो चलो पता चल गई है हाइपोथैलेमस की। अब हम यहाँ पर आते हैं, ये चीज मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताई थी जब हमने न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर पढ़ा था, है ना। तो मतलब न्यूरल वाला चैप्टर पढ़ा था, तो वहां पर मैंने बताई थी कि जो हाइपोथैलेमस होते हैं वहां पर कुछ सेल्स होते हैं जिनको हम लोग न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स बोलते हैं, है ना। मतलब कुछ सेल्स होते हैं जो न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स है, उनको क्या बोला जाता है, न्यूक्लियाई बोला जाता है। और ये कुछ हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं। यही हार्मोन आपके पिट्यूटरी हार्मोन के सिंथेसिस और उनके रिलीज को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। फिर से बता रही हूं एक बार, यहाँ पर न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स है जिनको हम लोग न्यूक्लियाई बोलते हैं, और यही न्यूक्लियाई जो है आपके हार्मोन्स को रिलीज करते हैं जो आपके पिट्यूटरी हार्मोन की सिंथेसिस एंड उनके रिलीज को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, रिलीज को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से टाइप के हॉर्मोन्स हैं जो आपके हाइपोथैलेमस बना रहे हैं। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस बना रहा है तो कौन, उनको क्या बोलेंगे हम, हाइपोथैलेमिक हार्मोन बोलेंगे। ठीक है, हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस कर रहा है कोई भी हार्मोन तो उसको हम लोग हाइपोथैलेमिक हार्मोन बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाओ, हार्मोन प्रोड्यूस बाय हाइपोथैलेमस, तो ये दो टाइप के हार्मोन प्रोड्यूस करता है। पहला आ जाता है आपका रिलीजिंग हार्मोन और दूसरा आ जाता है आपका इनहिबिटरी हार्मोन। ठीक है, रिलीजिंग हार्मोन और दूसरा आ जाएगा आपका इनहिबिटरी हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन से नाम से पता चल रहा है कि ये आपके पिट्यूटरी हार्मोन के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता होगा, है ना। यहाँ पर ही मैंने आपको बहुत क्लियरली बता दिया कि जो भी आपके न्यूक्लियाई हार्मोन्स को रिलीज कर रहे हैं वो आपके पिट्यूटरी हार्मोन के सिंथेसिस एंड सिक्रीशन को रेगुलेट करते हैं, है ना। तो यहाँ पर अगर आपका रिलीजिंग हार्मोन है तो ये क्या करेगा, ये आपके पिट्यूटरी हार्मोन के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करेगा। मतलब ये बोलेगा कि भाई और रिलीज करो, है ना, और सिक्रीट हो, राइट। जैसे कि आपके सर पे मम्मी पापा खड़े होते हैं, बेटा पढ़ाई करनी है, ठीक है, अगर वो चाहे तो आपको 4 घंटे बिठा के पढ़ाई करवा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हाइपोथैलेमस है, वो आपके अगर वो रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज कर रहा है तो दैट मीन्स वो पिट्यूटरी हार्मोन के सिक्रीशन को स्टिमुलेट कर रहा है कि भाई और ज्यादा रिलीज हो, और ज्यादा रिलीज हो। ठीक है, वहीं पे जो दूसरे टाइप का आपका हार्मोन होता है उसको हम लोग इनहिबिटरी हार्मोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनहिबिटरी हार्मोन बोलते हैं। नाम से पता चल रहा है, नाम से पता क्या चल रहा है कि ये इनहिबिट करता होगा पिट्यूटरी हार्मोन के सिक्रीशन को। इनहिबिट मतलब रोकना, स्टिमुलेट मतलब कि भाई और रिलीज हो और सिक्रीट हो, है ना, उसको हरी झंडी दिखाना कि भाई जाओ जाओ जाओ। और यहाँ पर इनहिबिट करना मतलब रेड फ्लैग, है ना, लाल झंडी दिखाना कि भाई अब और ज्यादा रिलीज नहीं करना है, और ज्यादा सिक्रीशन नहीं चाहिए हमें। ठीक है, तो जो आपके इनहिबिटिंग, नाम से पता चल रहा होगा, इनहिबिट करते हैं पिट्यूटरी हार्मोन के सिक्रीशन को। सो आई एम होपिंग आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब थोड़ा सा और आगे हम बढ़ते हैं कहानी में। अब हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं, जो मैंने आपको बताया ना, रिलीजिंग हार्मोन और आपके इनहिबिटरी हार्मोन, इनके एक एक एग्जाम्पल्स देख लेते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। मतलब बहुत अच्छे से तो समझ में आ ही गया होगा, और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए यहाँ पर आ जाओ। आपका GnRH क्या है, वो आपका हाइपोथैलेमिक हार्मोन है। ठीक है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या है आपका, हाइपोथैलेमिक हार्मोन है। ये आपके पिट्यूटरी के सिंथेसिस को स्टिमुलेट करेगा। तो मतलब ये कौन सा है, ये आपका रिलीजिंग हार्मोन है। ठीक है, ये आपके पिट्यूटरी के सिंथेसिस और उसके रिलीज को स्टिमुलेट करेगा। किसके रिलीज को, गोनाडोट्रोपिन्स के। ठीक है, तो GnRH आपका हाइपोथैलेमिक हार्मोन है। ये आपके पिट्यूटरी हार्मोन जो कि है आपका गोनाडोट्रोपिन, इनको स्टिमुलेट करेगा ताकि ये और सिक्रीट हो। तो गोनाडोट्रोपिन्स कौन से हैं आपके, LH और FSH। LH आपका ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है और FSH आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। अच्छा, इनको हमने गोनाडोट्रोपिन्स क्यों बोला, इनको हमने गोनाडोट्रोपिन्स इसीलिए बोला कि ये किस पे काम करते हैं, ये गोनाड्स पे काम करते हैं, इसी वजह से इनको क्या बोला गया, गोनाडोट्रोपिन्स बोला गया। ठीक है, तो दो हैं आपके LH एंड FSH। LH आपका ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है, FSH आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। ठीक है, ये तो आपका एग्जांपल हो गया रिलीजिंग हार्मोन का। अब हम आ जाते हैं
कि ऐसा कौन सा हार्मोन है, हाइपोथैलेमिक हार्मोन है जो इनहिबिटिंग होगा, जो आपके पिट्यूटरी हार्मोन के सिक्रीशन को इनहिबिट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आ जाता है सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन क्या है? एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है। ये क्या करेगा? ये आपके ग्रोथ हार्मोन के रिलीज को इनहिबिट करता है कि भाई अब और नहीं रिलीज होना है ना। तो सोमैटोस्टैटिन एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है जो आपके पिट्यूटरी हार्मोन जो है आपका ग्रोथ हार्मोन, उसके रिलीज को इनहिबिट करता है, रोकता है कि भाई अब और रिलीज नहीं करना है। ठीक है, तो ये किसका एग्जांपल हो गया? ये आपके इनहिबिटरी हार्मोन का एग्जांपल हो गया। ये किसका एग्जांपल हो गया? ये आपके रिलीजिंग हार्मोन का एग्जांपल हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एग्जाम्पल की हेल्प से हमने और अच्छे से समझ लिया होगा। अब हम आ जाते हैं कि भाई आपने बोला कि जो हाइपोथैलेमस है उसको हम लोग मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, और ये आपके पिट्यूटरी हार्मोन के सिंथेसिस एंड सिक्रीशन को रेगुलेट करता है। बट यहाँ पर ये आपस में कनेक्टेड कैसे हैं? ठीक है, जैसे कि अगर आप इस डायग्राम में देखोगे तो ये तो आपका हाइपोथैलेमस हो गया। ठीक है, ये वाला क्या है? आपका हाइपोथैलेमस हो गया। ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है। यहाँ पर आप ये वाला जो पार्ट देख रहे हो ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया। और पिट्यूटरी ग्लैंड के दो लोब्स होते हैं, एक होता है आपका एंटीरियर लोब जो मैंने ये हाईलाइट किया है, और एक होता है पोस्टीरियर लोब। ठीक है, दो लोब्स होते हैं, एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब। अब यहाँ पर एंटीरियर लोब और हाइपोथैलेमस का कनेक्शन अलग होता है ना, ये एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड होते हैं वो अलग है। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस इन दोनों का कनेक्शन अलग होता है। कैसे अलग होता है एक बार हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो हाइपोथैलेमस है उसमें कुछ न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स होते हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियाई बोलते हैं, है ना। करेक्ट, यही चीज बताई थी। अब हम आ जाते हैं हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी पे। तो एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैं बता देती हूँ, वैसे तो हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। जो आपके एंटीरियर पिट्यूटरी है वो बहुत सारे हार्मोन्स को रिलीज करते हैं। अभी हम लोग एक एक करके देखेंगे कौन कौन से हार्मोन रिलीज करते हैं, उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं। वहीं पे अगर मैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी की बात करूं तो ये सिर्फ 2 ही हार्मोन रिलीज करता है, उसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो टेंशन वेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ अपने नोट्स बनाते रहना साथ साथ। चलिए, यहाँ पर सबसे पहले हम एंटीरियर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस की बात करें तो यहाँ पर एंटीरियर और हाइपोथैलेमस के बीच में जो कनेक्शन है वो कैसा है? वो पोर्टल सिस्टम, वो कनेक्शन पोर्टल सिस्टम के थ्रू है। ठीक है, मतलब यहाँ पर आपका ब्लड वेसल होगा। ठीक है, जिसमें ये जो आपका नर्व की एंडिंग है यहाँ पर ये अपने हार्मोन्स को रिलीज कर देता है और ये इसके थ्रू, पोर्टल सिस्टम के थ्रू यहाँ तक पहुंचता है। ठीक है, यहाँ तक पहुंचता है। तो ये जो कनेक्शन है ये कैसा है? ये किसके थ्रू है? पोर्टल सिस्टम के थ्रू है ना। कैसा कनेक्शन है? वैस्कुलर कनेक्शन है, राइट। और वहीं पे अगर आप इधर आओगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस के बीच में कैसा कनेक्शन होता है? तो यहाँ पर आपका कनेक्शन न्यूरॉन के थ्रू होता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे कि ये जो आपके न्यूरॉन्स हैं, है ना, जो हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन है, डायरेक्टली इसका जो एक्सॉन है वो आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक आ रहा है। तो यहाँ पर जो कनेक्शन है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कि न्यूरल कनेक्शन है। यहाँ पर डायरेक्ट न्यूरॉन्स का एक्सॉन ही आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक आ रहा है। तो ये आपका पोर्टल सर्कुलेशन हो गया और ये आपका न्यूरल रेगुलेशन ऑफ हार्मोन्स हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्टली हार्मोन्स को रिलीज किया जाता है। आई बात समझ में? क्लियर हो गया है ना। आई एम होपिंग आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि आपका पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस से कैसे कनेक्टेड है ना, और दोनों लोब्स हाइपोथैलेमस से कैसे कनेक्टेड है। ठीक है, ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर क्लैरिटी नहीं होगी तो नंबर कट जाएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए, बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही बढ़िया बात है। यहाँ पर देखोगे सेम वही चीज है ना, सेम वही चीज है। यहाँ पर आपके न्यूक्लियाई है। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे ये आपके पोर्टल वेसल्स है ना। जैसे मैंने बोला यहाँ पर वैस्कुलर कनेक्शन होता है एंटीरियर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस का, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस का कैसा कनेक्शन होता है? आपका न्यूरल, है ना, नर्व के थ्रू। नर्व एंडिंग जो है, सॉरी, जो न्यूरॉन का एक्सॉन है वो डायरेक्टली आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक आ रहा है। ठीक है, तो ये इस तरीके का इनका कनेक्शन होता है। ठीक है, अभी आपको बहुत अच्छे से और क्लियर हो जाएगा जब आप ये इमेज देखोगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की। ठीक है, किसकी बात करेंगे? पिट्यूटरी ग्लैंड की। हाइपोथैलेमस की हमने बात कर ली है ना। दूसरी बात करेंगे हम पिट्यूटरी ग्लैंड की। तो सबसे पहले अगेन, कोई भी आप एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ते हो तो वहां पर सबसे पहले आप उसका लोकेशन देखते हो, कहां पर लोकेटेड है ना। तो पिट्यूटरी ग्लैंड की अगर हम बात करें
तो ये आपके एक बोनी कैविटी में लोकेटेड होता है और उस बोनी कैविटी का क्या नाम है? उस बोनी कैविटी का नाम है सेला टर्सिका। ठीक है, क्या नाम है? सेला टर्सिका। और जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है ये आपके हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड है या फिर अटैच्ड है वाया अ स्टॉक, जिसको हम क्या बोलते हैं? इनफंडिबुलम बोलते हैं। क्या बोला जाता है उसको? इनफंडिबुलम बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं वो बोनी कैविटी दिखाऊं आपको, है ना, बोनी कैविटी दिखाऊं, तो ये देखो, ये है बोनी कैविटी। ठीक है, ये बोनी कैविटी है जहां पर आपका पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो लोकेटेड होता है, जिसको हम सेला टर्सिका बोलते हैं। एंड ये हाइपोथैलेमस से अटैच्ड होता है वाया अ स्टॉक, जिसको हम इनफंडिबुलम बोलते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। यहाँ पर जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है, एनाटॉमिकली इट इज डिवाइडेड इनटू एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस। क्या बोला गया है कि एनाटॉमिकली इट इज डिवाइडेड इनटू एडिनोहाइपोफाइसिस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस में दो पोर्शंस है, कौन कौन से? पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया। अगर मैं आपको ये वाला डायग्राम दिखाऊं तो ये आपका पार्स डिस्टेलिस है और ये वाला आपका पार्स इंटरमीडिया है। ठीक है, ये किस में आ जाएगा? ये किसके दो पोर्शंस है? एटिनोहाइपोफाइसिस के हैं। और वहीं पे जो आपका न्यूरोहाइपोफाइसिस है उसमें आपका क्या आ जाएगा? पार्स नर्वोसा आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? पार्स नर्वोसा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर न्यूरोहाइपोफाइसिस में पार्स नर्वोसा आएगा और यहाँ पर दो पोर्शंस कौन कौन से? पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक सारी चीजें? देखो, बहुत आराम से, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा सब कुछ। आपको कोई भी दुख दर्द पीड़ा का सामना नहीं करना पड़ेगा, है ना, ये मेरी गारंटी है आपको। ठीक है, सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझाया जाएगा, सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा और आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो आपके एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करते हैं। ठीक है, तो हार्मोन रिलीज बाय एंटीरियर पिट्यूटरी, और उसमें भी कौन सा रीजन? पार्स डिस्टेलिस रीजन। ठीक है, कौन सा? पार्स डिस्टेलिस रीजन। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला आता है आपका ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, GH और या फिर ग्रोथ हार्मोन। अब यार, ग्रोथ हार्मोन के नाम से आपको पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं ये आपके ग्रोथ को रेगुलेट करता होगा, है ना, ग्रोथ को रेगुलेट करता होगा। अब यहाँ पर अगर ग्रोथ हार्मोन का सीक्रेशन कम हो जाए, है ना, फॉर एग्जांपल ग्रोथ हार्मोन जो है वो कम सीक्रेट हुआ है, तो जिसकी वजह से बच्चों में, है ना, बच्चों की बात हो रही है यहाँ पर, बच्चों में क्या हो जाएगा? ड्वार्फिज्म आ जाएगा। ड्वार्फिज्म क्या होता है? स्टंटेड ग्रोथ, मतलब उनकी जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी। और आपने ये केसेस आसपास अपने देखे भी होंगे, राइट। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि अगर ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन कम हो रहा है बच्चों में, तो जिसकी वजह से ड्वार्फिज्म होगा। ड्वार्फिज्म क्या होता है आपका? स्टंटेड ग्रोथ, ग्रोथ रुक जाएगी। और वहीं पे अगर ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन ज्यादा हो रहा है ना, ज्यादा हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा? जाइजेंटिज्म, है ना, क्या कहलाएगा वो? जाइजेंट, मतलब एक जाइजेंटिज्म उसको कंडीशन को बोलते हैं, है ना, तो जाइंट की तरह होगा, एकदम लंबा चौड़ा सा, उसमें ज्यादा हार्मोन रिलीज हो गया है। ठीक है, ये तो बात की हमने बच्चों के अंदर। अगर ग्रोथ हार्मोन अडल्ट में सिक्रीट हो रहा है बहुत ही ज्यादा, एक्सेस सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन अडल्ट, देखो आपने देखा होगा कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपकी जो हाइट है, आपकी जो ग्रोथ है, बॉडी की ग्रोथ है, वो रुक जाती है ना। ऐसा तो होता नहीं है ना कि आप जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हो, 21, 22, 23, 24, 25 के होते जा रहे हो, वैसे वैसे आपकी हाइट बढ़ती जा रही है, फिर तो आप पता नहीं बुर्ज खलीफा बन जाओगे, राइट। तो ऐसा नहीं होता है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपके बॉडी की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, राइट। बट अगर ग्रोथ हार्मोन अडल्ट में भी बहुत ही ज्यादा सिक्रीट हो रहा हो, तो इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स आती है? इसकी वजह से आपके दूसरे बॉडी पार्ट्स, जैसे कि हैंड्स हो गए, है ना, आपके फेस हो गया, तो ग्रोथ हार्मोन अगर सिक्रीट हो रहा है तो कहीं ना कहीं से तो ग्रोथ होगी ना, राइट। तो यहाँ पर इसकी वजह से एक्सेस सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन अडल्ट की वजह से आपके जो फेस है उसका डिसफिगरमेंट हो जाता है। ठीक है, फेस का डिसफिगरमेंट हो जाता है, आपके हाथ बहुत ज्यादा ऐसे लंबे लंबे हो जाते हैं। ठीक है, और उसको हम क्या बोलते हैं? एक्रोमेगाली बोलते हैं। समझ में आई मैंने क्या बोला? उसको क्या बोला जाता है? एक्रोमेगाली बोला जाता है। तो अगर मैं आपको ये इमेज दिखाऊं, यहाँ पर ये वाला जो साइड है ये तो नॉर्मल है ना, ये वाला है, ये अडल्ट में इसका एक्सेस सिक्रीशन हुआ है ग्रोथ हार्मोन का, जिसकी वजह से यहाँ पर अगर आप देखोगे ये तो नॉर्मल फेस है, यहाँ पर आपका जो फेस है उसमें डिसफिगरमेंट हो गया है। तो यहाँ पर आप देखोगे प्रोमिनेंट फोरहेड आपको देखने को मिलेगा, इसकी जो नोज है काफी ज्यादा एनलार्ज है ना, लिप्स एंड टंग भी एनलार्ज है,
प्रोमिनेंट ची एंड जॉ है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है, राइट, क्लियर हुआ है ना। तो यहाँ पर यही चीज लिखा हुआ है, एक्सेस सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन अडल्ट रिजल्ट इन सीवियर डिसफिगरमेंट स्पेशली ऑफ फेस, जिसको हम एक्रोमेगाली बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्रोमेगाली बोलते हैं। तो ये तो हो गया आपके ग्रोथ हार्मोन के बारे में। दूसरे पे आते हैं प्रोलैक्टिन। जो आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन है, ये क्या रेगुलेट करवाता है, फीमेल्स में मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ और साथ ही साथ फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन देम, ठीक है। फीमेल्स में मेमोरी ग्लैंड का ग्रोथ रेगुलेट करवाता है, साथ ही साथ उसमें मिल्क सिंथेसिस भी ये रेगुलेट करवाता है, सॉरी फॉर्मेशन ऑफ मिल्क भी ये आपका करवाता है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है। फिर हम आ जाते हैं टीएसएच पे, दैट इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी आपका एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज कर रहा है। ये क्या करवाएगा, ये आपका सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन करवाता है फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड, ठीक है। तो थायराइड हार्मोन आपका क्या हो जाएगा, थायरॉक्सिन, ठीक है। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो आपका कौन रिलीज कर रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज कर रहा है। ये आपके थायराइड हार्मोन को, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा फॉर द सिक्रीशन एंड सिंथेसिस ऑफ आपके थायराइड हार्मोन का। और थायराइड हार्मोन क्या है आपका, थायरॉक्सिन है। क्लियर हो गया ये सारी चीजें। तो यहाँ पर हमने 3 हार्मोन के बारे में डिस्कशन किया। पहला तो आपका ग्रोथ हार्मोन हो गया, उसके लो सिक्रीशन की वजह से ड्वार्फिज्म हो जाएगा, बहुत ज्यादा सिक्रीशन होगा तो जाइजेंटिज्म हो जाएगा, एक्सेस सिक्रीशन अडल्ट में होगा तो एक्रोमेगाली होगा, और यूजुअली आपको देखने को मिलता है फेस का डिसफिगरमेंट यहाँ पर, ठीक है। फिर प्रोलैक्टिन के बारे में पढ़ा। जो प्रोलैक्टिन है वो फीमेल्स में मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ को रेगुलेट करवाता है, साथ ही साथ फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन देम। फिर उसके बाद टीएसएच जो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन करवाता है फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे कहानी में। नेक्स्ट आता है आपका एसीटीएच, ठीक है। नेक्स्ट हार्मोन क्या आता है आपका एसीटीएच, दैट इज एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, ठीक है। ये क्या करवाता है, ये आपके स्टीरॉयड हार्मोन का सिंथेसिस एंड सिक्रीशन करवाता है, जैसे कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, है ना, फ्रॉम द एड्रिनल कॉर्टेक्स। अभी मैं आपको एड्रिनल ग्लैंड के बारे में भी बताऊंगी। इस यहाँ पर पूरा आपको ओवरव्यू दिया हुआ है बेसिकली, है ना, इसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। एड्रिनल ग्लैंड जो होता है उसमें 2 पार्ट्स होते हैं, 2 रीजन्स होते हैं, एक एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है और एक एड्रिनल मेडुला होता है। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स कौन कौन से हार्मोन्स को रिलीज करवाते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ध्यान में रखना कि ये आपके स्टीरॉयड हार्मोन के सिंथेसिस और सिक्रीशन को स्टिमुलेट करवाता है ना। और वो क्या है आपके स्टीरॉयड हार्मोन, आपका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, और कहां से रिलीज हो रहा है, एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज हो रहा है। ये बात अभी ध्यान रखना क्योंकि हम इसको आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं एलएच एंड एफएसएच पे। ये भी आपका कौन रिलीज करवा रहा है, आपका एंटीरियर पिट्यूटरी ही रिलीज करवा रहा है, ठीक है। अच्छा, एलएच क्या है आपका, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है। एफएसएच क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। ये दोनों क्या है आपके, गोनाडोट्रोपिन्स है। जैसे मैंने बताया था गोनाडोट्रोपिन्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये गोनाड्स पे काम करते हैं, ठीक है। अब अगर मैं एलएच की बात करूं, एलएच की बात करूं, है ना, एलएच की बात करूं तो यहां पर जो एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो मेल्स के अंदर क्या सिक्रीट करवाता है और क्या सिंथेसिस करवाता है, एंड्रोजन, ठीक है। जो आपका हार्मोन है एंड्रोजन, एंड्रोजन के को ये स्टिमुलेट करता है उसके सिक्रीशन एंड उसके सिंथेसिस को, किसके, एंड्रोजन के, ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है, फ्रॉम टेस्टिस। अब एंड्रोजन में भी जो मेन आपका मेल सेक्स हार्मोन है दैट इज कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है। तो यहाँ पर हमने समझा कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो आपके एंड्रोजन को उसको स्टिमुलेट और सिंथेसिस उसका करवाता है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। मेल्स के अंदर अगर मैं बात करूं तो एफएसएच एंड एंड्रोजन रेगुलेट करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस को, ठीक है। मेल्स के अंदर एफएसएच दैट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड एंड्रोजन में भी जो मेन एंड्रोजन है वो आपका टेस्टोस्टेरोन है। ये क्या रेगुलेट करवाते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। मैम स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके वजह से स्पर्म्स बनते हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, है ना, उस प्रोसेस को हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है, समझे। मैं यहाँ पर लिख दूं क्या, वरना तुम लोग भूल जाओगे, मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है, इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म
और स्पर्म क्या है आपका, मेल गेमीट है ना। इस प्रोसेस का क्या नाम है, स्पर्मेटोजेनेसिस है ना। और इसको कौन रेगुलेट कर रहा है मेल्स में, एक एफएसएच और एक एंड्रोजन। ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है ना, बहुत ही बढ़िया बात है। अब फीमेल्स में आ जाते हैं, तो फीमेल्स में एलएच का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है। तो जो एलएच है, जो आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ये क्या इंड्यूस करवाता है, ओव्यूलेशन इंड्यूस करवाता है, जिसमें ओव्यूलेशन के दौरान जो आपका मेच्योर और ग्राफियन फॉलिकल है वो रप्चर करता है, और जिसकी वजह से सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है। ओव्यूलेशन बेसिकली क्या होता है, ओव्यूलेशन आपका इट इज द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte है ना। जो आपका ग्राफियन फॉलिकल होता है, जो आपका मेच्योर फॉलिकल होता है, वो रप्चर करता है, जिसकी वजह से सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है, उसको हम लोग ओव्यूलेशन बोलते हैं। और ओव्यूलेशन किसकी वजह से हो रहा है, एलएच की वजह से, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की वजह से हो रहा है। इसका जो लेवल होता है 14th डे, आपको अभी थोड़ा बहुत आइडिया तो मुझे नहीं लगता होगा, है ना, बट आप 12th क्लास में बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले हो, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है ना, और फिर उसके बाद एलएच कैसे जो ओव्यूलेशन को इंड्यूस करवाता है। तो मैं आपको थोड़ा सा ऐसा बेसिक सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि आपका जो एलएच है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है। अगर मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करूँ, चलो उसको छोड़ो, अगर मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करूँ, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल एक एवरेज, अगर आप एक एवरेज डेज लोगे तो 28 डेज का आप ले सकते हो। तो 14th डे, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे पर वहां पर क्या होता है, आपका ओव्यूलेशन होता है। मतलब एक मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल है जो फटेगा और जिससे सेकेंडरी oocyte रिलीज होगा। ठीक है, और ये किसकी वजह से हो रहा है, कौन से हार्मोन की वजह से, एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की वजह से हो रहा है, क्योंकि 14th डे पर एलएच का लेवल बहुत ही ज्यादा पीक पर होता है, जो इंड्यूस करवाता है ओव्यूलेशन को। अगेन समझ में नहीं आ रहा है तो इसको याद कर लेना, क्योंकि हम लोग 12th क्लास में इसके बारे में बहुत ही अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्लियर, चलो। एंड साथ ही साथ ये जो एलएच है, ये आपके कॉर्पस ल्यूटियम को भी मेंटेन करके रखता है। कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है मैम, अब कॉर्पस ल्यूटियम कौन सी नई चिड़िया आप लेकर आ गए। देखो, कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है, जब आपका ग्राफिन फॉलिकल या फिर मेच्योर फॉलिकल जो है वो फटता है, अब सेकेंडरी oocyte वहां से चला गया है, अब जो बचा वो किस में डेवलप हो जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम में डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो एलएच जो है आपका कॉर्पस ल्यूटियम को भी मेंटेन करके रखता है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है। अब हम आ जाते हैं एफएसएच में। तो एफएसएच फीमेल्स में क्या करवाता है, ग्रोथ ऑफ फॉलिकल्स। ठीक है, जैसे मैंने बोला मेच्योर फॉलिकल, तो कहीं ना कहीं से इसकी ग्रोथ स्टार्ट हुई होगी ना। तो पहले प्राइमोर्डियल होता है, फिर प्राइमरी फॉलिकल होता है, फिर सेकेंडरी फॉलिकल होता है, फिर टर्शियरी फॉलिकल होता है, फिर जाकर कहीं ना कहीं आपका मेच्योर और ग्राफियन फॉलिकल बनता है। ठीक है, तो ये जो ग्रोथ हो रही है ना फॉलिकल्स की, जो ये ग्रो कर रहे हैं, साइज में ग्रो कर रहे हैं, ग्रैनुलोसा सेल की जो लेयर्स है वो बढ़ती जा रही है। अगेन उसको आप लोग 12th में पढ़ने वाले हो, बस इतना ध्यान रखना, जो फॉलिकल्स हैं जिनकी ग्रोथ हो रही है धीरे धीरे, वो किसकी वजह से हो रही है, वो आपके एफएसएच की वजह से हो रही है। तो एफएसएच फीमेल में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ क्या करवाता है, फॉलिकल्स का, है ना, ग्रोथ और डेवलपमेंट करवाता है फॉलिकल्स का। क्लियर हो गई। सो आई एम होपिंग यहाँ पर जितनी भी चीजें आपके सामने लिखी हुई है वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो चुकी होंगी। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं पार्स मीडिया की। ठीक है, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं पार्स मीडिया की। ठीक है, तो यहाँ पर जो पार्स मीडिया है, अभी तक हमने कौन से रीजन की बात करी, पार्स डिस्टेलिस की, है ना, पार्स डिस्टेलिस, एंटीरियर पिट्यूटरी में भी पार्स डिस्टेलिस की बात करी कि वो कौन कौन से हार्मोन्स को रिलीज करते हैं। अब हम पार्स मीडिया की बात कर रहे हैं, तो ये सिर्फ एक ही हार्मोन रिलीज करता है, एंड दैट इज MSH, है ना, क्या है, MSH। ओके, यहाँ पर ये कौन रिलीज कर रहा है, आपके मेलानोसाइट्स जो है, मेलेनिन कंटेनिंग सेल्स। ठीक है, मेलानोसाइट जो है आपके मेलेनिन कंटेनिंग सेल्स होते हैं, और इनका क्या फंक्शन होता है, ये आपके स्किन के पिगमेंटेशन को कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया, है ना, क्लियर हो गया सारी चीजें। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। तो ये हमने पढ़ा कि पार्स मीडिया, इंटरमीडिया कौन सा हार्मोन जो है वो आपका सिक्रीट कर रहा है। ठीक है, एक ही हार्मोन है, दैट इज MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, चलिए पानी पी लिया, ओके। चलो नाउ नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि ऐसे कौन कौन से हॉर्मोन्स हैं जो आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिलीज कर रहा है। तो यहाँ पर दो ही हॉर्मोन्स हैं जो आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिलीज करते हैं। पहला तो आपका ऑक्सीटोसिन हो जाएगा, और दूसरा आपका वेसोप्रेसिन या फिर ADH, दैट इज एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। अब अगर आपको याद है
तो इसके बारे में तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था वैसोप्रेसिन और एडीएच के बारे में एक्सक्रीटरी वाले चैप्टर में। ऑक्सीटोसिन के बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ। जो ऑक्सीटोसिन है ना, जो ऑक्सीटोसिन है जो आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिलीज कर रहा है, ये आपके पार्चुरेशन के दौरान, पार्चुरेशन क्या होता है, जब डिलीवरी होता है बच्चे का, है ना, तो पार्चुरेशन के दौरान ये जो आपका ऑक्सीटोसिन है ये आपके यूट्रस के मायोमेट्रियम, क्योंकि मायोमेट्रियम क्या है, इट इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल, ठीक है। यहाँ पर मैं एक और चीज ऐड कर देती हूँ, जो आपका यूट्रस है इसमें 3 लेयर्स होती है। पहला होता है पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। पेरी आपकी आउटर होती है, मायो आपकी मिडल होती है, और आपकी एंडोमेट्रियम जो है इनर होती है, इनर ग्लैंडुलर लेयर होती है। जो मायोमेट्रियम है इट इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स। तो ये किस पे एक्ट कर रहा है ऑक्सीटोसिन, आपके स्मूथ मसल वाले मायोमेट्रियम पे एक्ट कर रहा है, और ये हार्मोन उस पे एक्ट कर रहा है जिसकी वजह से उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, बहुत ही तेज तेज कॉन्ट्रैक्शन होता है, और ये कॉन्ट्रैक्शन क्या करवाएगा, बेबी का एक्सपल्शन करवाएगा, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन एक्ट करता है आपके मायोमेट्रियम पे जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन होता है। अगेन यहाँ पर पॉजिटिव फीडबैक जाता है और ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है और कॉन्ट्रैक्शन होता है, फिर पॉजिटिव फीडबैक जाता है, फिर ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, फिर कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो ये साइकिल तब तक चलता रहता है जब तक बेबी का डिलीवरी नहीं हो जाता है ना। तो यहाँ पर जो ऑक्सीटोसिन है ये वाइग्रस कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करवाता है यूट्रस में, साथ ही साथ मिल्क इजेक्शन का भी काम करता है। मिल्क इजेक्शन फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड, ये भी किसका काम है, आपके ऑक्सीटोसिन का काम है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है। वैसोप्रेसिन और एडीएच की बात करें तो इसके बारे में तो हमने बहुत ही अच्छे से पढ़ा था आपके एक्सक्रीटरी वाले चैप्टर में, है ना। ये क्या करवाता है, आपका वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट का रीअब्जॉर्प्शन करवाता है फ्रॉम द डिस्टल ट्यूब्यूल्स, ठीक है। तो मेनली एक्ट ऑन किडनीज, स्टिमुलेट reabsorption of water from the distal tubule and reduce water loss through urine, ठीक है, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि यूरिन में हमारा बहुत ज्यादा वाटर लॉस हो, ठीक है। तो वाटर लॉस को हमें प्रिवेंट करना होता है, मतलब हम नहीं चाहते कि भाई ज्यादा पानी बहे, ठीक है, यूरिन के थ्रू। तो पानी को जितना हो सके हम लोग उसका रीअब्जॉर्प्शन करवा लेते हैं, ठीक है। तो रीअब्जॉर्प्शन कहाँ पर हो रहा है, डिस्टल ट्यूब्यूल्स में हो रहा है, साथ ही साथ हम वाटर लॉस को प्रिवेंट करें जिसको हम डायूरेसिस बोलते हैं, ठीक है, डायूरेसिस बोलते हैं। तो जहां पर ये चीज आ जाए ना, ये आपको डायूरेसिस दिख जाए तो नाम क्या याद रखोगे, वैसोप्रेसिन और एडीएच, ठीक है, क्लियर हो गया है ना। सो आई एम होपिंग यहाँ पर जितनी भी चीजें हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ना अगर किसी भी रीजन की वजह से, किसी भी इम्पेयरमेंट की वजह से जो आपका वैसोप्रेसिन है, ठीक है, उसके सिक्रीशन और सिंथेसिस में कोई दुख दर्द पीड़ा आया है ना, किसी भी रीजन की वजह से अगर उसका सिक्रीशन और उसका सिंथेसिस नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पर जो किडनी की एबिलिटी है ना कि वाटर को बचाना है ना, वाटर को ज्यादा यूरिन के थ्रू लॉस नहीं करवाना है, वाटर को जितना हो सके रीअब्सॉर्ब करवा लेना है, वो एबिलिटी खत्म हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी, वो एबिलिटी खत्म हो जाएगी। अब वो एबिलिटी खत्म हो गई तो वाटर का ज्यादा लॉस होगा यूरिन के थ्रू, और जिसकी वजह से आपकी बॉडी क्या हो जाएगी, डिहाइड्रेट हो जाएगी, है ना। वाटर का लॉस अगर आपके यूरिन के थ्रू ज्यादा हो रहा है और रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है तो आपकी बॉडी क्या हो जाएगी, डिहाइड्रेट हो जाएगी, है ना। और इस कंडीशन को हम डायबिटीज इंसिपिडस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायबिटीज इंसिपिडस बोलते हैं। तो इम्पेयरमेंट अफेक्टिंग सिंथेसिस और रिलीज ऑफ एडीएच, diminished ability of kidney to conserve water leading to water loss and dehydration, जिसको हम डायबिटीज इंसिपिडस बोलते हैं। क्लियर हो गया। सो आई एम होपिंग ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं पिनियल ग्लैंड पे, है ना। नेक्स्ट आता है आपका पिनियल ग्लैंड। तो अगेन लोकेशन क्या है पिनियल ग्लैंड का, इट इज लोकेटेड कहां पर, डॉर्सल साइड ऑफ द फोर ब्रेन में, है ना, डॉर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन में ये लोकेटेड है। और जो आपका पिनियल ग्लैंड है एंडोक्राइन ग्लैंड है, तो ऑब्वियसली क्या रिलीज करेगा, क्या सिक्रीट करेगा, हार्मोन सिक्रीट करेगा। तो कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है, मेलेटोनिन। अब बहुत सारे बच्चे मेलेनिन और मेलेटोनिन में कंफ्यूज करते हैं, भाई प्लीज कंफ्यूज मत करना, है ना। मेलेटोनिन अलग है और मेलेनिन अलग है। मेलेनिन आपका पिगमेंटेशन कंट्रोल रेगुलेट करता है ना, स्किन पिगमेंटेशन को रेगुलेट करता है, और वहीं पे जो आपका मेलेटोनिन है वो आपके सर्कैडियन रिदम या फिर स्लीप वेक साइकिल को रेगुलेट करता है, ठीक है। क्या करता है, स्लीप वेक साइकिल को
रेगुलेट करता है, नॉट स्टिमुलेट, रेगुलेट करता है। तो बेसिकली होता क्या है, जब डार्कनेस होता है, जब अंधेरा होता है ना, तो यहाँ पर मेलेटोनिन का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है। तो डार्कनेस मेलेटोनिन का प्रोडक्शन क्या करती है, इंक्रीज करवाती है, स्टिमुलेट करवाती है। ठीक है, तो जैसे ही अंधेरा होता है तो आपको ऐसा लगता है ना कि यार अब तो सोना है, अब तो नींद आ रही है ना, तो आप सो जाते हो। जैसे ही सुबह होती है, जैसे ही सनलाइट, सूरज की किरणें पड़ती है, वैसे ही जो मेलेटोनिन का प्रोडक्शन है वो इनहिबिट मतलब कम हो जाता है ना, खत्म हो जाता है। कम होने की वजह से आपको लगता है हाँ भाई अब सुबह हो गई है, ठीक है, अब हमें उठना है, काम करना है, राइट। तो इस तरीके से जो आपका मेलेटोनिन है ये आपके स्लीप वेक साइकिल को रेगुलेट करता है। ठीक है, आपने देखा होगा जैसे ही रात होती है आपको ऐसा लगता है कि यार सोने का टाइम आ गया है, और जैसे सुबह होती है आपको लगता है हाँ अब तो काम करने का टाइम है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि अपने दिमाग को थोड़ा बेवकूफ भी बना सकते हैं। ठीक है, कि भाई अगर ऐसा बोला जाता है ना कि अगर आपको पढ़ाई करनी है रात में तो लाइट जलाकर पढ़ाई करो। क्यों लाइट जलाकर पढ़ाई करो? क्योंकि वो आपके दिमाग को धोखा दे सकता है। आपका दिमाग इतना वो है कि अगर उसको लगेगा अच्छा लाइट है तो क्या होगा, वहां पर इसका प्रोडक्शन नहीं होगा। ठीक है, इसका प्रोडक्शन नहीं होगा तो उसको लगेगा कि भाई हाँ ठीक है अभी तो सुबह हो रही है, अभी पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने दिमाग को चकमा दे सकते हो, है ना, डॉन ही कह दे। ठीक है, चलो ऑल राइट। तो ये क्या रेगुलेट करता है, स्लीप वेक साइकिल को रेगुलेट करता है, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करना भी इसका काम होता है। मतलब कहीं ना कहीं ये हेल्प करता है, इनडायरेक्टली आप कह सकते हो हेल्प करता है, बट ये उसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म हो गया, पिगमेंटेशन हो गया, मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया, डिफेंस कैपेबिलिटी हो गया, ये सारी चीजें इनडायरेक्टली या फिर ये हेल्प करता है इन सारी चीजों में। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही बढ़िया बात है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपने थायराइड ग्लैंड पे। ठीक है, किस पे आ गए हैं हम लोग, थायराइड ग्लैंड पे आ चुके हैं। अच्छा, थायराइड ग्लैंड की अगर मैं बात करूं तो ये बाइलोब्ड है। बाइलोब्ड का क्या मतलब होता है, बाइलोब्ड का मतलब होता है कि दो लोब्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप इस इमेज में देखोगे तो यहाँ पर ये एक लोब है और ये दूसरा लोब है। ठीक है, तो एक और दो लोब्स प्रेजेंट है ना। साथ ही साथ ये एक कनेक्टिव टिश्यू से कनेक्टेड है, एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है ना, जो आपका क्या कहलाता है, इस्थमस कहलाता है, राइट। सो इट इज कनेक्टेड बाय अ फ्लैप जिसको हम इस्थमस बोलते हैं। बहुत ही बढ़िया बात है ना, बहुत ही बढ़िया बात है। अब अगर मैं थायराइड ग्लैंड की बात करूं तो इट इज कंपोज्ड ऑफ फॉलिकल्स एंड स्ट्रोमल टिश्यू। यहाँ पर अगर आप गौर करोगे, ध्यान से देखोगे तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपका क्या है, फॉलिकल है, और ये क्या है आपका अंदर कोलॉइड है, और यहाँ पर जो ऐसे छोटे छोटे दिख रहे हैं ये आपके फॉलिकुलर सेल्स हैं। ठीक है, ये क्या है गाइस, ये आपके फॉलिकुलर सेल्स हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है। यही वाला इमेज मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, तो ये आपका कोलॉइड हो गया, ये फॉलिकुलर सेल्स हो गए, और ये आपका थायराइड फॉलिकल हो गया। ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि मैम आपने हमें थायराइड फॉलिकल बताया क्यों है। जो आपके फॉलिकुलर सेल्स होते हैं ना, थायराइड फॉलिकल के जो फॉलिकुलर सेल्स होते हैं ये दो हार्मोन्स को रिलीज करते हैं। जो हम लोग थायराइड हार्मोन्स की बात कर रहे थे ना, थायराइड हार्मोन यही है, यही दो हार्मोन को रिलीज करते हैं आपके कौन, फॉलिकुलर सेल्स। कौन कौन से हार्मोन, T3 और T4। T3 कौन सा है, ट्राई आइडोथायरोनिन, और T4 कौन सा है, टेट्रा आइडोथायरोनिन, या फिर उसको हम लोग थायरॉक्सिन भी बोलते हैं। ठीक है, T3 और T4 ये ध्यान रखना। ठीक है, ट्राई आइडोथायरोनिन और T4 इज टेट्रा आइडोथायरोनिन, और इसका दूसरा नाम जो है, जो हम उसको प्यार से बुलाते हैं, दैट इज थायरॉक्सिन। ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है। अब यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं कि जो आपका थायरॉक्सिन है ना, इसके लिए मतलब जो भी आपके थायराइड हार्मोन्स है इनके प्रोडक्शन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और एसेंशियल चीज जो है वो है आपका आयोडीन। अगर आयोडीन नहीं होगा तो ये थायराइड हार्मोन्स नहीं बन पाएंगे। ठीक है, तो आयोडीन जो है इट इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ हार्मोन्स। ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है ना। अगर डेफिशिएंसी हो गई आयोडीन की जिसकी वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। हाइपोथायरॉयडिज्म का क्या मतलब होता है, हाइपो मतलब कम, है ना, थायरॉयडिज्म मतलब थायराइड हार्मोन का कम सिक्रीशन हो रहा है या सिंथेसिस हो रहा है। ठीक है, ये समझ में आया हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होता है, कि थायराइड हार्मोन का सिंथेसिस और सिक्रीशन कम हो रहा है बिकॉज आयोडीन की डेफिशिएंसी हो गई। और मैम आपने अभी जस्ट बताया एक लाइन ऊपर कि आयोडीन जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ दिस हार्मोन। ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है। अब यही जो हाइपोथायरॉयडिज्म है अगर वो प्रेग्नेंट वुमेन में हो जाए, ठीक है, अगर वो नॉट प्रेग्नेंट वुमेन,
प्रेगनेंसी मान लो, ठीक है, मतलब वही सेम चीज है कि अगर किसी भी प्रेग्नेंट वुमन में हो जाता है तो उस टाइम पर क्या क्या चीजें उस बच्चे को फेस करना पड़ेगा, मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स उस बच्चे को हो सकता है। तो यहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम्स है, डिफेक्टिव डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ ग्रोइंग बॉडी लीडिंग टू स्टंटेड ग्रोथ, जिसको हम क्रिटिनिज्म बोलते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाएगा, मतलब बच्चे की बात हो रही है, अगर हाइपोथायरॉयडिज्म प्रेगनेंसी के दौरान हो रहा है, ठीक है, किसी प्रेग्नेंट वुमन में हो रहा है, तो उस टाइम पर क्या क्या प्रॉब्लम्स बच्चे को हो सकता है। तो यहाँ पर उसका डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होगा, है ना, डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होगा, उसका ग्रोथ अच्छे से नहीं होगा, स्टंटेड ग्रोथ दैट लीड्स टू क्रेटिनिज्म, है ना, जिसको हम लोग क्रेटिनिज्म बोलते हैं। मेंटली रिटार्डेड होगा, ठीक है, आईक्यू इंटेलिजेंस क्वेश्चन बहुत ज्यादा लो होगा, ठीक है, उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, कुछ भी सोच समझ नहीं सकता है वो, ठीक है। साथ ही साथ एबनॉर्मल थिन एंड डेफ म्यूटिज्म, अनेबल टू स्पीक एंड लिसन, ठीक है। ये सारी चीजें आपको किसमें देखने को मिलेगी, उस बच्चे में जिसकी मम्मी में हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया है, ठीक है, मतलब प्रेगनेंसी के दौरान अगर वुमन जो है उसमें हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया तो ये सारी चीजें देखने को मिलती है। अडल्ट वुमेन में अगर हो गया, चलो प्रेगनेंसी का छोड़ो आप, अगर किसी अडल्ट वुमेन में हो गया तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, उसकी वजह से जो उस वुमन है जिसमें भी ये हाइपोथायरॉयडिज्म हुआ है तो उसके जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो इरेगुलर हो जाएगी, ठीक है। तो हाइपोथायरॉयडिज्म रिजल्ट इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, ये तो हमने बात करी हाइपोथायरॉयडिज्म की। अब अगर इसी हार्मोन का सिंथेसिस एंड सिक्रीशन बहुत ज्यादा हो जाए, एक्सेस सिक्रीशन हो जाए, तो यहाँ पर एक और कंडीशन होता है जिसको हम हाइपरथायरॉयडिज्म बोलते हैं, ठीक है। हाइपो मतलब लो और हाइपर मतलब बहुत ही ज्यादा सिक्रीशन और सिंथेसिस हो रहा है आपके थायराइड हार्मोन का, तो उसको हम हाइपरथायरॉयडिज्म बोलते हैं, ठीक है। नाउ हाइपरथायरॉयडिज्म की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एक्सोप्थेल्मिक गोइटर इज अ फॉर्म ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म, जिसको हम ग्रेव्स डिजीज भी बोलते हैं। इसमें क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, आपका जो थायराइड ग्लैंड होगा वो एनलार्ज हो जाएगा, है ना, आई बॉल्स एकदम प्रोट्रूड कर जाएंगी, मतलब ऐसा लगेगा बाहर ही निकल जाएगी। अगर आप फोटो देखोगे ना ग्रेव्स डिजीज का या फिर पेशेंट का, तो आप ऐसे देखोगे उनकी आंखें इस तरीके से होती है, ठीक है, प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल हो गया, इनका बेसिक मेटाबॉलिक रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, वेट लॉस होगा, ये सारी चीजें आपको ग्रेव्स डिजीज में देखने को मिलता है। अब बात करने वाले हैं कि थायराइड हार्मोन का आखिर में फंक्शन क्या क्या होता है। मैम आपने बता दिया थायराइड हार्मोन क्या होते हैं, एक्सेस सिक्रीशन हो जाएगा तो क्या होगा, अगर लो सिक्रीशन होगा या सिंथेसिस होगा तो क्या होगा, बट हमें ये तो बता दो कि आखिर में थायराइड हार्मोन का फंक्शन क्या होता है। तो थायराइड हार्मोन का मेन फंक्शन यही होता है, इट रेगुलेट द बेसल मेटाबॉलिज्म ऑफ बेसल मेटाबॉलिक रेट, ठीक है, बेसल मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करना इसका काम होता है। साथ ही साथ प्रोसेस ऑफ ब्लड सेल फॉर्मेशन, जिसको हम लोग एरिथ्रोपोइसिस भी बोलते हैं, ठीक है, तो रेड ब्लड सेल का फॉर्मेशन भी करवाता है। साथ ही साथ कंट्रोल मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स, ये इसके मेन फंक्शंस है, ठीक है, उसमें से भी मेन इज बेसल मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करना, ठीक है। और क्या क्या होते हैं, और होगा मेंटेनेंस ऑफ वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। साथ ही साथ यहाँ पर जो थायराइड ग्लैंड है, हमें पता है थायराइड ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है, थायराइड हार्मोन को सिक्रीट कर रहा है, बट इसके अलावा भी एक और हार्मोन को ये सिक्रीट करता है और उस हार्मोन का नाम है थायरोकैल्सिटोनिन, ठीक है, क्या नाम है, थायरोकैल्सिटोनिन, जो आपका थायराइड ग्लैंड ही सिक्रीट कर रहा है, रिलीज कर रहा है, ठीक है। अच्छा, ये जो टीसीटी है, जो आपका टीसीटी है, ये ब्लड कैल्शियम लेवल्स को क्या करता है, रेगुलेट करता है, मतलब ये जो टीसीटी है ये आपके ब्लड कैल्शियम लेवल्स को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है, क्या करेगा, डिक्रीज करने वाला है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया बात है ना, बहुत ही बढ़िया बात है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है। ये क्या करता है, ब्लड कैल्शियम लेवल्स को डिक्रीज करता है, ठीक है। इसी वजह से हम इसको क्या बोल सकते हैं, हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन बोल सकते हैं, किसको, थायरोकैल्सिटोनिन को, जो आपका थायराइड ग्लैंड ही रिलीज कर रहा है, सिक्रीट कर रहा है, ठीक है। तो हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन हो गया आपका टीसीटी, ठीक है। यहां तक हमने बात कर ली आपके थायराइड ग्लैंड की। अब हम आ जाते हैं पैराथायराइड ग्लैंड पे, ठीक है। पैराथायराइड ग्लैंड, हमारे पास 4 पैराथायराइड ग्लैंड होते हैं और कहां पर लोकेटेड होते हैं, बैक साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड के, ठीक है। अगर मैं आपको फोटो दिखाऊं, अगर मैं आपको इमेज दिखाऊं, तो ये तो फ्रंट व्यू है, ये आपका थायराइड ग्लैंड, इसके 2 लोब्स है, ये इस्थिमस है ना। इसका बैक व्यू अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको 4 पैराथायराइड ग्लैंड्स दिखेंगे, ठीक है, 1 2 3 4।
ठीक है, और ये कहाँ पर लोकेटेड होते हैं बैक साइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड। ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही बढ़िया बात है। जो आपका पैराथायरॉइड ग्लैंड है वो एक हार्मोन को सिक्रीट करता है जिसको हम बोलते हैं पैराथायरॉइड हार्मोन, और इसका क्या मेन फंक्शन होता है, ये आपके ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करवाता है, बेसिकली रेगुलेट ये भी करता है ना। जो आपका पैराथायरॉइड हार्मोन है ये भी ब्लड कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है, बट डिफरेंस क्या है, ये आपके ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करवाता है, तो इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन बोलते हैं। ठीक है, ये भी रेगुलेट कर रहा था और पैराथायरॉइड हार्मोन भी रेगुलेट कर रहा था, तो मैम डिफरेंस क्या हुआ, ये इंक्रीज करवाता है कैल्शियम लेवल्स को और ये आपका डिक्रीज करवाता है, तो इसी वजह से इसको हाइपोकैल्सियमिक हार्मोन बोला है और इसी वजह से इसको हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन बोला है। ठीक है मैम, हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन है, कैल्शियम को इंक्रीज करवा रहा है, कैसे करवाता है, तो यहाँ पर दो चीजें बताई हुई है, मतलब दो रास्ते बताए हुए हैं कि किस तरीके से ये आपका ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करवाता है। सबसे पहला है आपका कि ये बोन्स पे एक्ट करता है, जैसे कि आपको बोला जाता होगा कि भाई दूध पियो, दूध में कैल्शियम होता है, आपकी हड्डियां मजबूत होती है, तो कहीं ना कहीं जो आपकी जो बोन्स है दे आर द रिजर्वॉयर ऑफ कैल्शियम। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका पैराथायरॉइड हार्मोन है वो बोन्स पे एक्ट करता है, उनका डीमिनरलाइजेशन करवाता है। ठीक है, मैंने बोला दे आर द रिजर्वॉयर ऑफ कैल्शियम, तो उनका डीमिनरलाइजेशन करवाएगा और इस तरीके से वो ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है। ये तो पहला हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज लिखा हुआ है, एक्ट्स ऑन द बोन्स एंड स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ बोन रिजॉर्प्शन। बोन रिजॉर्प्शन क्या होता है, डीमिनरलाइजेशन और डिसोल्यूशन, और इस तरीके से ये ब्लड कैल्शियम को इंक्रीज करवा रहा है। दूसरे पे आ जाते हैं, दूसरा किस तरीके से ये ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करवाएगा, ये रीनल टिब्यूल्स पे एक्ट करता है ना, साथ ही साथ वहां से कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा। ठीक है, रीनल टिब्यूल पे एक्ट करके कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा, तो डेफिनेटली आपका ब्लड कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो जाएगा। साथ ही साथ आप खाना खाते हो, जो खाना खा रहे हो, जो खाना डाइजेस्ट होता है, वहां से भी कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करवा सकते हो, तो इस तरीके से ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज कर सकते हो। और कौन कर रहा है, आपका पैराथायरॉइड हार्मोन। ठीक है, क्लियर हो गया है ना। चलिए, बहुत ही बढ़िया बात है। अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड पे, और दूसरा एंडोक्राइन ग्लैंड है आपका थाइमस। ठीक है, दूसरा क्या है आपका, थाइमस है। चलिए, इसको भी हम लोग फटाफट से कंप्लीट करते हैं। देखो, थाइमस की अगर मैं बात करूं, है ना, थाइमस की अगर मैं बात करूं तो ये आपका एक लुब्यूलर स्ट्रक्चर है जो कहां पर लोकेटेड है, वो लोकेटेड होता है आपके लंग्स के बीच में। ठीक है, बिटवीन द लंग्स, बिहाइंड द स्टर्नम के बिहाइंड, और ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ अयोर्टा। ठीक है, समझे मेरी बात, इसका लोकेशन देख रहे हो कहां पर लोकेटेड है, लंग्स के बीच में, फिर आपके बिहाइंड द स्टर्नम और वेंट्रल साइड ऑफ अयोर्टा, ये इसका लोकेशन है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है। थाइमस की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल ये क्या प्ले करता है, इन द डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम। ठीक है, इम्यून सिस्टम क्या होता है, यहाँ पर कोई भी आपके बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करता है तो आपके बॉडी में एक इनबिल्ट मैकेनिज्म है उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने का, आपको उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट करने का, ताकि वो कोई भी इंफेक्शन ना कॉज कर दे आपकी बॉडी में, राइट। तो यहाँ पर इम्यून सिस्टम ही है वो आपका इनबिल्ट मैकेनिज्म जो इम्यून रिस्पॉन्स देगा इन किसके बदले, जो आपका पैथोजन आया है उसके बदले। ठीक है, और इस तरीके से आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट किया जाता है। यहाँ पर इसका सबसे ज्यादा मेजर इंपॉर्टेंट रोल होता है डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम में। ठीक है, ग्लैंड सिक्रीट पेप्टाइड हार्मोन जिसको हम लोग थाइमोसिन बोलते हैं, जो क्या करवाता है, डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। अब यहाँ पर बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स होते हैं। जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो बेसिकली आपका एंटीबॉडीज बनवाते हैं एंड दे प्रोवाइड ह्यूमोरल इम्यूनिटी। जैसे कि अगर कोई भी आपके बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर किया, वो आपके बॉडी के लिए फॉरेन है। ठीक है, तो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर किया वो क्या कहलाएगा, एंटीजन कहलाएगा। अब आपको अगर उसको मारना है तो उसके खिलाफ आपको एंटीबॉडीज बनाने पड़ेंगे, तो आपकी बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाती है और जो जाकर खत्म कर देते हैं। ठीक है, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करूं, ये हार्मोन थाइमोसिन है जो किसमें डिफरेंशिएशन करवाता है, टी लिम्फोसाइट का डिफरेंशिएशन करवाता है, and it promote the production of antibodies to provide humoral immunity। जहां पर एंटीबॉडीज बन रही है वो आपका ह्यूमोरल इम्यूनिटी कहलाता है। टी लिम्फोसाइट्स की अगर मैं बात करूं तो दे प्रोवाइड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ये क्या होता है मैम, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की अगर मैं बात करूं तो
ये बेसिकली ग्राफ्ट रिजेक्शन में काम आता है। ग्राफ्ट रिजेक्शन कैसे, कि जैसे कि अगर आपको कोई भी ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना है, मतलब एक ही सॉल्यूशन है कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाया जाएगा, अदरवाइज कोई भी सॉल्यूशन नहीं है ना। तो जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाते हैं तो यूजुअली हम लोग जो आपके क्लोजली रिलेटिव्स होते हैं उनको ढूंढते हैं, ताकि क्योंकि अगर कोई भी ऑर्गन आप किसी की बॉडी में, पेशेंट की बॉडी में ट्रांसप्लांट करोगे तो वो ऑर्गन हम उस पेशेंट की बॉडी के लिए फॉरेन होगा, ठीक है। तो हमारी बॉडी का जो मैकेनिज्म होता है वो उस ऑर्गन को रिजेक्ट कर सकता है, ठीक है। क्या कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है, क्योंकि आपकी बॉडी में इनबिल्ट मैकेनिज्म है ना। तो ये जो ग्राफ्ट रिजेक्शन वाला चीज है ये कौन प्रोवाइड करवा रहा है, आपका सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। क्लियर हो गया सारी चीज, चलिए बहुत ही बढ़िया बात है ना, बहुत ही बढ़िया बात है। ये हो गया आपका थाइमस के बारे में। थाइमस जो हार्मोन रिलीज करवा रहा है उसको हम लोग थाइमोसिन बोलते हैं, है ना। साथ ही साथ जो थाइमस है वो धीरे धीरे डीजनरेट होता रहता है एज के साथ, है ना। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी वो डीजनरेट होता जाता है, ठीक है। अब थाइमस अगर डीजनरेट हो रहा है तो थाइमोसिन नहीं बनेगा, है ना। आप सोचो, आपने ये चीज देखी होगी, जो भी ओल्ड इंडिविजुअल्स है, जो आपके आसपास अगर नाना नानी या फिर दादा दादी को देखोगे तो आपने उनको देखा होगा कि उनको फ्रीक्वेंटली कोई ना कोई बीमारी होती रहती है, कोई ना कोई इन्फेक्शन होता रहता है। क्यों होता है, क्योंकि उनका जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो गया है ना। जो आपका इम्यून सिस्टम है वो धीरे 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 टाइम के साथ कमजोर होता रहता है। इसी वजह से जो बॉडी है आपकी वो ज्यादा प्रोन हो जाती है टुवर्ड्स इन्फेक्शन। कोई भी इन्फेक्शन जल्दी से हो जाता है क्योंकि आपकी बॉडी फाइट नहीं कर सकती ना उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट, राइट। तो यहाँ पर जो थाइमस है वो डीजनरेट होता है इंडिविजुअल में। अगर थाइमस डीजनरेट होगा तो थाइमोसिन हार्मोन का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, और अगर थाइमोसिन हार्मोन का प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो यहाँ पर इम्यून रिस्पॉन्स किसी भी ओल्ड पर्सन का या बुजुर्ग इंसान का वीक हो जाता है। आई बात समझ में, क्लियर हो गया। चलिए, ये तो हो गया आपके थाइमस के बारे में, है ना। थाइमस क्या रिलीज कर रहा है, आपका थाइमोसिन हार्मोन रिलीज कर रहा है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपने एड्रिनल ग्लैंड पे, ठीक है। तो अगेन एड्रिनल ग्लैंड का सबसे पहले हम लोग लोकेशन देखेंगे, तो कहां पर लोकेटेड है, एंटीरियर पार्ट ऑफ ईच किडनी। आपके पास 2 किडनी है, उसके एंटीरियर पार्ट, टोपी, किडनी की टोपी क्या है, आपका एड्रिनल ग्लैंड है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है। यहाँ पर एड्रिनल ग्लैंड जो है वो 2 टाइप के टिश्यू से बना हुआ होता है, एक होता है एड्रिनल मेडुला और दूसरा होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स। अगर मैं आपको यहाँ पर इमेज दिखाऊं तो ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ये आपका एड्रिनल मेडुला है, और ये वाला जो पार्ट आपको दिखेगा ये आपका एड्रिनल कॉर्टेक्स है। सॉरी, ये कॉर्टेक्स है, ये मेडुला है, मैंने भी उल्टा दिखा दिया, ठीक है। ये आपका मेडुला है, ये कॉर्टेक्स है। चलो मैं आपको बना के ही दिखा देती हूँ, है ना। अगर यहाँ से अच्छे से नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं बना के ही दिखा देती हूँ। देखो इस तरीके से होता है, समोसा बनाना आता है ना सबको, समोसा बनाएंगे हम लोग, ठीक है। तो हमने बनाया है एक समोसा, ठीक है। जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगी ओ मेरी, क्या होता है इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। इसके आगे क्या होता है ठीक है, ओके। तो ये हमने बनाया एक समोसा, ठीक है। मतलब देखो यार, सीरियसली मत लेना, एड्रिनल ग्लैंड बनाया है, ठीक है। चलो कहाँ से कलर भरते हैं इसमें, हाँ इधर से। तो क्या भरे कलर, ठीक है, दूसरा कलर, ठीक है। चलो, और अब इसकी आती है बारी लेबलिंग की, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स, ठीक है, कॉर्टेक्स। और जो अंदर वाला पार्ट है वो क्या कहलाएगा, आपका एड्रिनल मेड्यूला कहलाएगा, ठीक है मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, क्या कहलाएगा, एड्रिनल मेड्यूला कहलाएगा, ठीक है। तो डायग्राम से मुझे लगता है आपको और अच्छे से समझ में आ गया होगा, इमेज से नहीं आया होगा तो इधर से समझ में आ जाएगा। चल अब हम आते हैं कि जो आपका एड्रिनल मेड्यूला है ना, एड्रिनल मेड्यूला जो अंदर वाला पार्ट है ये आपके 2 हार्मोन्स को सिक्रीट करता है, कौन कौन से, एड्रेनलिन और आपका नॉर एड्रेनलिन, या फिर एड्रेनलिन को हम एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं। ये दोनों जो आपके हार्मोन्स हैं दे आर कैटेकोलामाइंस। कैटेकोलामाइंस क्या होते हैं, जो आपके इमरजेंसी हार्मोन्स कहलाते हैं। मतलब ऐसे कंडीशन में ये आपके हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं, रिलीज होते हैं जब कोई भी
ऐसा कंडीशन होता है जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेसफुल होता है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी वाला कंडीशन है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन है। जैसे कि आप एग्जाम में गए हो, है ना, पढ़ाई लिखाई तो करके गए नहीं हो, और जैसे ही आपके आंखों के सामने एग्जाम आता है, क्वेश्चन पेपर आता है, और आपकी एकदम सिट्टी पिट्टी गुल, ठीक है, आपको एंग्जाइटी होने लग जाती है, आपको ऐसा कान में ऐसे सीटियां बजने लग जाती है ना, और आपको बहुत ज्यादा स्वेटिंग होने लग जाती है, कभी कभी तो रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें, हार्ट बीट एकदम बढ़ जाती है। आपने देखा होगा कभी कभी आप इंटरव्यू वगैरह भी देने जाते हो, फर्स्ट टाइम अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो किसी भी जॉब के लिए, तो उस टाइम पर भी वो नर्वसनेस रहती है, या फिर अगर आप स्टेज पे जा रहे हो, है ना, पहला पहला परफॉर्मेंस देने जा रहे हो, कुछ भी बोलने जा रहे हो, तो उस टाइम पर जो पहला इनिशियल थोड़ा सा टाइम होता है कुछ मिनट्स का, उसमें आप बहुत ज्यादा नर्वस होते हो, है ना। तो यहाँ पर जो कैटेकोलामाइंस है वो आपके क्या कहलाते हैं, इमरजेंसी हॉर्मोन्स कहलाते हैं। और ये कब सिक्रीट होते हैं, जब कोई भी स्ट्रेसफुल कंडीशन होता है या फिर इमरजेंसी कंडीशन होता है, ठीक है। जैसे कि मैं हमेशा एक एग्जांपल देती हूँ कि भाई आप चले गए जंगल में, है ना, लाला लाला करते हुए जंगल में जा रहे थे, और आ गए हमारे शेर भाई, ठीक है, शेर भाई आ गए। अब देखो आपके पास दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन क्या है मैम, दो ऑप्शन ये है कि पहली बात तो आप वहां से भाग जाओगे, दूसरी बात क्या होगी कि वहां पर उससे लड़ाई करोगे, ठीक है। देखो समझदार बच्चे भागने की कोशिश करते हैं, बट उस टाइम पर भी जो आपकी बॉडी में आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं ना, कि भाई आपकी अलर्टनेस, जैसे आपने शेर देखा, ओ भाई अलर्ट हो गए, है ना, आपके साइड में अगर पत्ता भी हिल रहा होगा ना, वो भी आपके कान में सुनाई देगा, इतना ज्यादा अलर्टनेस इंक्रीज हो जाता है। तो इन हार्मोन के सिक्रीशन की वजह से आप एकदम अलर्ट हो जाते हो, आपका जो प्यूपिल है वो डायलेट कर जाता है, प्यूपिलरी डायलेशन उसको बोलते हैं, है ना, ताकि आप दूर तक देख सको, क्योंकि आपको भागना है ना, भागोगे कैसे जब तक आप दूर तक नहीं देख पाओगे, तो प्यूपिलरी डायलेशन हो जाएगा। पाइलो इरेक्शन इज रोंगटे खड़े होना, है ना, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आपको स्वेटिंग होने लग जाती है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर आखिर में होता क्या है, यहाँ पर ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करवा रहे हैं ताकि हम लोग ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में बढ़ा सके। साथ ही साथ यहाँ पर ब्रेकडाउन होगा लिपिड एंड प्रोटीन का, ठीक है, क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा लिपिड एंड प्रोटीन का। तो ये सारी चीजें होती है जब आपके कैटेकोलामाइंस रिलीज होते हैं। आई बात समझ में, क्लियर हो गया। ये तो कौन रिलीज कर रहा था, आपका एड्रेनल मेड्यूला रिलीज कर रहा था। अब हम आ जाते हैं एड्रेनल कॉर्टेक्स के बारे में। मैम इसके साथ नाइंसाफी तो नहीं करोगे? नहीं बेटा, बिल्कुल नाइंसाफी हम लोग नहीं करने वाले हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि जो एड्रेनल कॉर्टेक्स है वो कौन कौन से हॉर्मोन्स रिलीज करता है, बट उससे पहले हम लोग इनके लेयर्स के बारे में जान लेते हैं। तो एड्रेनल कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स मतलब बाहर वाला, जो मैंने बताया था समोसा का जो बाहर वाला पार्ट है वो एड्रेनल कॉर्टेक्स है। ये वाले तो कैटेकोलामाइंस रिलीज कर रहे हैं। ये इनके लेयर्स के बारे में हम लोग पहले पढ़ेंगे। तो यहाँ पर 3 लेयर्स होते हैं, जोना रेटिकुलरिस, जोना फेसिकुलेटा, जोना ग्लोमेरुलोसा। ये जो जोना ग्लोमेरुलोसा है ये आउटर है, ये मिडल है, और ये इनर लेयर होती है, ठीक है। यहाँ पर जो हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं उनको हम लोग कॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं। ये आपका कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करवाते हैं बेसिकली, है ना। क्या करवाते हैं? कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करवाते हैं। जो करवाते हैं उनको हम लोग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पर इमेज में दिखाऊं, ये देखो, जोना ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा, रेटिकुलरिस, ये आपका आउटर है, मिडल है, और ये इनर है, ठीक है। और यहाँ से आपका मेडुला स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है। यहाँ पर सबसे पहले ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, जैसे मैंने बोला कि ये कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करवाते हैं। तो यहाँ पर सबसे मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है, देखो यहाँ पर 3 टाइप के हार्मोन रिलीज होते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड और आपका सेक्स स्टीरॉइड्स, है ना। तो यहाँ पर जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है उसमें से सबसे मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड आपका कॉर्टिसोल है, ठीक है। क्या है? कॉर्टिसोल है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है। तो अगर मैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की बात कर रही हूँ तो ये स्टिमुलेट करेगा ग्लूकोनियोजेनेसिस। मैम ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब है ग्लूकोज बनना, नया ग्लूकोज बन रहा है, चाहे वो प्रोटीन आपके लिपिड से बन रहा है, कार्बोहाइड्रेट से बन रहा है, किससे बन रहा है, ठीक है। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूको मतलब ग्लूकोज का बनना, नए ग्लूकोज का जेनेसिस फॉर्मेशन, उसको हम ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं। दूसरा इज लिपोलाइसिस, लिपोलाइसिस मतलब लिपिड का ब्रेकडाउन, लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन, तो लिपिड का ब्रेकडाउन। फिर प्रोटियोलाइसिस, प्रोटीन का ब्रेकडाउन, है ना, प्रोटियो का मतलब प्रोटीन, लाइसिस मतलब उसका ब्रेकडाउन। तो जो आपके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं ये आपके ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब ग्लूकोज सिंथेसिस करवा रहे हैं, ग्लूकोज फॉर्मेशन करवा रहे हैं, लिपोलाइसिस करवा रहा है और प्रोटियोलाइसिस करवा रहा है, ठीक है। आई बात समझ में? ओके। तो जैसे मैंने आपको बताया जो कॉर्टिसोल है वो आपका मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है ना। तो जो मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है ये कैसे क्या क्या चीजें को मेंटेन करके रखता है? तो जैसे कि ये मेंटेन करता है आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को, साथ ही साथ किडनी फंक्शंस को भी मेंटेन करके रखता है, ठीक है।
यहाँ पर तो हमने बात कर ली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की। अब मैंने एक चीज और भी बताई थी कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हो गए, फिर ये और भी कुछ हार्मोन्स को रिलीज करते हैं जिनको हम लोग मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं। तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है कि वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को मेंटेन करके रखना, जिसमें आपका जो मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड आता है वो आपका एल्डोस्टेरोन आता है। अब एल्डोस्टेरोन वाला फंक्शन तो आपने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सक्रीटरी वाले चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है, बट एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। जो आपके एल्डोस्टेरोन है, कैसे वो आपके वाटर इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को मेंटेन करके रखते हैं, कैसे फ्लूइड के वॉल्यूम को मेंटेन करके रखते हैं, कैसे ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखते हैं, कैसे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करके रखते हैं। तो जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन है वो आपके रीनल ट्यूब्यूल्स पे एक्ट करता है ना, ये चीज तो आपको पता है कि रीनल ट्यूब्यूल्स पे एक्ट करता है और वहां से वाटर एंड सोडियम का reabsorption इंक्रीज करवाता है, एंड दैट्स हाउ इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रोलाइट, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ब्लड प्रेशर। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? तीसरे पे आते हैं। तीसरा आपका है एंड्रोजेनिक स्टीरॉइड्स। एंड्रोजेनिक स्टीरॉइड्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हेयर की ग्रोथ में, है ना। जो भी प्यूबर्टी के दौरान जो हेयर ग्रोथ दिखती है, चाहे वो प्यूबिक रीजन में हो, चाहे वो एक्सियल रीजन में हो, चाहे वो चेस्ट पे हो, है ना, यहाँ सारी जगह पर जहां पर भी हेयर का ग्रोथ हो रहा है उसमें आपका एंड्रोजेनिक स्टीरॉइड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड और आपका एंड्रोजेनिक स्टीरॉइड्स के बारे में, ठीक है, और उनके फंक्शंस भी हम लोगों ने जान लिए हैं। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम बात करेंगे पेनक्रियाज के बारे में, ठीक है। पेनक्रियाज को हम लोग कंपोजिट ग्लैंड भी बोलते हैं। कंपोजिट ग्लैंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों है, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी ये काम करता है। तो यहाँ पर हमें इसकी जरूरत नहीं है, एसिनार सेल के बारे में हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे। हम लोग बात करने वाले हैं आइलेट ऑफ लैंगरेंस के बारे में। और यहाँ पर दो टाइप के सेल्स होते हैं, एक होता है अल्फा सेल और दूसरा होता है बीटा सेल, ठीक है। अल्फा सेल की अगर मैं बात करूं तो ये हार्मोन रिलीज करता है और उस हार्मोन का नाम है ग्लूकागॉन। और वहीं पे अगर मैं बीटा सेल की बात करूं तो यहाँ पर ये जो हार्मोन रिलीज करता है उसका नाम है इंसुलिन, ठीक है। बहुत ही अच्छी बात है मैम, हमें पता चल चुका है कि जो अल्फा सेल है वो ग्लूकागॉन रिलीज करता है, जो बीटा सेल है वो आपका इंसुलिन रिलीज करता है। मैम अब इसका फंक्शन क्या होता है? जो ग्लूकागॉन है वो आपके ब्लड शुगर लेवल या ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है, ठीक है। क्या करता है? इंक्रीज करता है। इसी वजह से हम इसको हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन भी बोलते हैं। वहीं पे अगर मैं इंसुलिन की बात करूं तो ये आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करता है, ठीक है। क्या करता है? डिक्रीज करता है। इसी वजह से हम इसको हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन भी बोलते हैं। अब जैसे मैंने बोला कि ये इंक्रीज करता है ना, तो कैसे इंक्रीज कर रहा है उस पे हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये आपका क्या स्टिमुलेट करेगा? ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। क्या स्टिमुलेट करेगा? ग्लूकोनियोजेनेसिस, मतलब ग्लूकोज बन रहा है, चाहे वो आपके लिपिड से बन रहा हो, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट से बन रहा है, बट नया ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है, सिंथेसिस हो रहा है। तो अगर ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है, सिंथेसिस हो रहा है, तो डेफिनेटली ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो इंक्रीज होगा ही होगा, है ना। दूसरा और क्या तरीका है जिसकी हेल्प से आप ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करा सकते हो? दूसरा है आपका कि ये जो ग्लूकागॉन है ये लिवर सेल पे एक्ट करेगा और क्या स्टिमुलेट करवा देगा? ग्लाइकोजीनोलाइसिस। ग्लाइकोजीनोलाइसिस मतलब ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करवा रहे हो, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करवा रहे हो तो ग्लूकोज रिलीज होगा, ग्लूकोज रिलीज होगा तो ब्लड ग्लूकोज लेवल अपने आप ही इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग ग्लूकोज को कैसे स्टोर करके रखते हैं? किस फॉर्म में? ग्लाइकोजन में। अब जो स्टोर किया हुआ है उसको ही आप तोड़ रहे हो, है ना, तोड़ोगे तो आपका ग्लूकोज इंक्रीज हो जाएगा ब्लड में, ठीक है। इस तरीके से तो आपका ग्लूकागॉन काम करता है। अब हम बात करते हैं इंसुलिन के बारे में। तो जैसे मैंने बोला जो इंसुलिन है वो ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज करता है। कैसे करता है इसकी हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पर जो इंसुलिन है बेसिकली ये आपके हिपैटोसाइट और एडिपोसाइट्स पे एक्ट करता है। हिपैटोसाइट और एडिपोसाइट, फैट सेल्स और आपके लिवर सेल्स, इन पे काम करेगा, इन पे एक्ट करेगा और सेल्यूलर अपटेक बढ़ा देता है, ठीक है। क्या करवाता है? सेल्यूलर अपटेक बढ़ा देता है। मतलब समझना, एक चीज समझना कि मैं क्या कर रही हूं, मैं अपने ग्लूकोज को ब्लड से निकालकर इन सेल्स तक पहुंचा दे रही हूं। तो क्या ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम होगा? यस और नो?
बिल्कुल कम होगा। ठीक है, मैंने क्या किया, ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज था उसको निकाल के मैंने कहाँ पर भेज दिया उनको, एडिपोसाइट्स और हिपैटोसाइट्स के पास। तो यहाँ पर डेफिनेटली आपका ब्लड शुगर लेवल डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और इसकी वजह से उस कंडीशन को हम हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं। ठीक है, जहां पर आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है। बहुत बढ़िया बात है ना। यहाँ पर दूसरा तरीका ये है कि आप ग्लाइकोजेनेसिस करवा दो। ग्लाइकोजेनेसिस में ग्लाइकोजन सिंथेसिस, मतलब ग्लूकोज को आप ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करवा रहे हो, तो इसकी वजह से भी ग्लूकोज ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है कम हो जाएगा। आई बात समझ में? तो ये इंसुलिन हुआ है ना, कि कैसे ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करवाता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर हम लोग एक कंडीशन पढ़ने वाले हैं। अगर आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ही हाई है ना, जो आपका नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है उससे बहुत ही ज्यादा हाई है, काफी टाइम तक हाई है ना, तो उस कंडीशन को हम डायबिटीज मेलिटस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? डायबिटीज मेलिटस बोलते हैं। और यहाँ पर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर ग्लूकोज आपको यूरिन के अंदर देखने को मिलेगा, साथ ही साथ यहाँ पर बहुत ही एकदम हार्मफुल और टॉक्सिक हार्मफुल कंपाउंड्स बनेंगे, जो है आपका कीटोन बॉडीज। ठीक है, जो भी डायबिटिक पेशेंट है, क्योंकि अब उनमें ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ही ज्यादा हाई है, एक्सेस हाई है, तो उनको इंसुलिन थेरेपी दिया जाता है। इंसुलिन थेरेपी, जैसे मैंने बताया, इंसुलिन क्या करवाता है? ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करवाता है, राइट। तो यहाँ पर जो आपके डायबिटिक पेशेंट है उनको इंसुलिन थेरेपी दिया जाता है, ताकि उनका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो कम हो जाए। आई बात समझ में? तो आई एम होपिंग यहाँ तक आपको सारी चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम आते हैं। मेल्स के अंदर टेस्टीज होती है और फीमेल्स के अंदर ओवरीज प्रेजेंट होती है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं टेस्टीज के बारे में। तो टेस्टीज को हम लोग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी बोलते हैं, है ना, और ये एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करता है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम कर रहा है तो डेफिनेटली हॉर्मोन्स भी रिलीज कर रहा होगा। ठीक है, साथ ही साथ पहले इसके लोकेशन की बात करते हैं। तो जो आपके टेस्टीज है दे आर लोकेटेड इन स्क्रोटल सैक्स। अब मैम स्क्रोटल सैक्स क्या होते हैं? जो मेल टेस्टीज हैं वो आपके एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती है ना, लोकेटेड होती है। और ये जो आपका स्ट्रक्चर है इट इज आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। क्यों होता है आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी? क्योंकि देखो टेस्टीज में आपका स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, स्पर्म बनता है ना, उस प्रोसेस को हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। तो इस प्रोसेस के लिए हमें 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड लेस टेम्परेचर चाहिए होता है देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। तो इसी वजह से जो टेस्टीज है वो आपके एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होती है ना, इट इज लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए, अब यहाँ पर जैसे मैंने बोला ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों बोला? क्योंकि ये आपका मेल गैमीट बनाएंगे, साथ ही साथ हार्मोन को भी रिलीज करेंगे, राइट। नाउ टेस्टीज का स्ट्रक्चर यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं और कुछ सेल्स होते हैं जिनको हम लोग लेडिंग सेल या फिर इंटरस्टिशियल सेल्स बोलते हैं। ठीक है, तो अगर मैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का आपको डायग्राम दिखाऊं, यहाँ पर ये देखो, ये दिख रहा है आपको, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है ना, और यहाँ पर ये इधर लेडिंग सेल है जिसको हम इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोलते हैं, जो आपके इंटरस्टिशियल स्पेसेस में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इनका मेन काम होता है हार्मोन को रिलीज करना, और ये जो हार्मोन रिलीज कर रहे हैं उसका क्या नाम है? टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, क्या नाम है? टेस्टोस्टेरोन। जो टेस्टोस्टेरोन है ये किसमें इन्वॉल्व होता है? आपके जितने भी मेल एसेसरी ऑर्गन्स है, मेल सेक्स एसेसरी ऑर्गन्स है, चाहे वो वास डिफरेंस हो गया, एपिडिडाइमिस हो गया, प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, बल्बोरेथ्रल ग्लैंड हो गया, यूरेथ्रा हो गया, पीनस हो गया, ये सारे आपके मेल एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स है ना। तो उनके डेवलपमेंट में, उनको मेंटेन करवाने में, उनके मैच्योरेशन में ये आपका हार्मोन सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब उनकी रेगुलेशन में, उनकी ग्रोथ में, उनके डेवलपमेंट में ये आपका हार्मोन काम में आता है। ठीक है, आई बात समझ में? साथ ही साथ ये जो हार्मोन है ये आपका सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक भी डेवलप करवाता है इन मेल्स। स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए भी ये इन्वॉल्व होता है ना। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब मैंने आपको बता दिया। साथ ही साथ जो टेस्टोस्टेरोन है ये आपके मेल लिबिडो को भी या फिर मेल सेक्स बिहेवियर को भी इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, ये तो हो गई हमारी बात टेस्टिस की। अब हम आ जाते हैं ओवरीज पे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं ओवरीज पे। तो ओवरीज की अगर मैं बात करूं तो कहां पर लोकेटेड होती है? दे आर लोकेटेड इन एब्डोमिनल कैविटी, है ना। एब्डोमिनल कैविटी में
एब्डोमेन में प्रेजेंट होती है। साथ ही साथ इनको हम लोग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी बोलते हैं और एंडोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों बोला? क्योंकि ये ओवम जो फीमेल गैमीट है, जो एग है, उसको प्रोड्यूस करती है। एंडोक्राइन ग्लैंड इसलिए बोला क्योंकि ये 2 टाइप के स्टीरॉयड हार्मोन को भी रिलीज करती है और उनका क्या नाम है? ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। अब ईस्ट्रोजन का क्या फंक्शन होता है, प्रोजेस्टेरॉन का क्या फंक्शन होता है, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो ईस्ट्रोजन की अगर मैं बात करूं तो ये जो हार्मोन है इट इज सिंथेसाइज्ड बाय ग्रोइंग फॉलिकल। जैसे जैसे आपका फॉलिकल बड़ा होता रहता है, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले आपका प्राइमोर्डियल फॉलिकल होता है, फिर प्राइमरी फॉलिकल होता है, फिर सेकेंडरी फॉलिकल होता है, टर्शियरी, फिर आपका मैच्योर और ग्राफियन फॉलिकल बनता है। ठीक है, तो ये धीरे धीरे जो डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे जैसे ये डेवलप होते जाते हैं वैसे वैसे जो ईस्ट्रोजन का लेवल है वो भी बढ़ता जाता है। तो ये किसकी वजह से है? आपके ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल की वजह से ये हार्मोन रिलीज होता है। क्लियर हो गई ये चीज, है ना? आई नो अभी आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा कि मैम फॉलिकल क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, मैम हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। डोंट वरी, आप क्लास 12th में बहुत ही अच्छे तरीके से ये सारी चीजें पढ़ने वाले हो, तो अभी टेंशन वेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आपको जो मैं बोल रही हूँ वो ध्यान से सुन लो, ठीक है? बहुत अच्छे से डिटेल में आप क्लास 12th में ये सारी चीजें पढ़ने वाले हो, ठीक है? चलिए, प्रोजेस्टेरॉन की अगर मैं बात करूं तो ओव्यूलेशन के बाद जब आपका पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज आता है, ओव्यूलेशन मैंने आपको बताया था क्या होता है, जहां पर आपका सेकेंडरी oocyte रिलीज हो रहा है, राइट? अब पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज में जो आपका ग्राफियन फॉलिकल फटा था, उसी का रेमिनेंट है ना, जो बचा हुआ फॉलिकल है, वो किस में डेवलप हो जाता है? कॉर्पस ल्यूटियम में डेवलप हो जाता है। और ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है यही इस हार्मोन को सिक्रीट करता है। ठीक है, जैसे जैसे आपका कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट होता रहता है वैसे वैसे प्रोजेस्टेरॉन का लेवल भी डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आई एम होपिंग आपको चीजें समझ में आई होंगी। ओवरी कहाँ पर लोकेटेड है? एब्डोमेन में लोकेटेड है। इसको हम लोग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी बोलते हैं। साथ ही साथ इसको ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करता है, क्योंकि ये 2 ग्रुप्स ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन को रिलीज कर रहा है। कौन कौन से? ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए, अब थोड़ा सा कहानी में और आगे बढ़ते हैं और हम जानेंगे कि ईस्ट्रोजन का क्या क्या फंक्शन होता है। ठीक है, तो ग्रोथ ऑफ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन इन फीमेल्स, डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल, फिर आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक के अपीयरेंस में भी ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो भी आपको सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, ब्रेस्ट डेवलपमेंट, हेयर और वॉइस और बहुत सारी चीजें, है ना, ये सारी चीजें बिकॉज ऑफ द ईस्ट्रोजन हार्मोन। इन फीमेल्स मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट, फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर, फीमेल लिबिडो को भी ये इन्फ्लुएंस करता है। साथ ही साथ प्रोजेस्टेरॉन का क्या प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का क्या फंक्शन होता है? ये प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है। साथ ही साथ ये मेमोरी ग्लैंड्स पे एक्ट करके स्टिमुलेट करवाता है फॉर्मेशन ऑफ एल्वेलाई एंड मिल्क सिक्रीशन। ठीक है, तो इनका फंक्शन जरूर याद रखना, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन का क्या फंक्शन है। क्लियर हो गया? चलिए, सो आई एम होपिंग आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। और यहाँ तक हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड तो खत्म हो गया है, मतलब जितने ग्लैंड्स के ह्यूमन एंडोक्राइन ग्लैंड में हमने बात करी थी वो सारे तो खत्म हो गए, चाहे वो मेल्स में हो चाहे वो फीमेल्स में हो। मेल में यही है कि टेस्टिस होंगे और फीमेल्स में ओवरीज प्रेजेंट होगा। अब हम कुछ ऐसे हॉर्मोन्स के बारे में बात करने वाले हैं जो आपके कुछ और टिश्यूज, है ना, नॉट एंडोक्राइन ग्लैंड, कुछ टिश्यूज सिक्रीट करते हैं, उनके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं हार्ट की बात करूं तो ये जो हार्ट के वॉल्स है ना, मतलब जो एट्रियल वॉल्स है, हार्ट में एट्रिया और वेंट्रिकल होता है, तो एट्रियल के वॉल क्या रिलीज करते हैं? एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर रिलीज करते हैं, जो आपके ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करवाता है। कैसे डिक्रीज करवाता है? ये चीज हमने वैसे पढ़ी हुई है, बट एक बार मैं फिर से आपका रिवाइज करवा देती हूँ। जो एट्रियल वॉल से एएनएफ रिलीज हुआ है ना, ये आपका वैसोडाइलेशन करवाएगा ब्लड वेसल का। वैसोडाइलेशन होगा तो डेफिनेटली ब्लड प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा, है ना। वैसोडाइलेशन आपने वाइड करवा दिया, जो ल्यूमेन था वो कैसा हो गया? वाइड हो गया, तो जिसकी वजह से जो उसमें ब्लड फ्लो कर रहा है उसका प्रेशर भी कम हो जाएगा ना। ब्लड फ्लो जो कर रहा था उसका प्रेशर कम होगा, तो डेफिनेटली ब्लड प्रेशर क्या हुआ? कम हुआ। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। दूसरे पे आ जाते हैं। दूसरा है किडनी। तो यहाँ पर जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स हैं, वो आपका इरिथ्रोपोइटिन रिलीज करवाते हैं, और इरिथ्रोपोइटिन इरिथ्रोपोइसिस के प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है। इरिथ्रोपोइसिस सबको पता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, तो ये इरिथ्रोपोइसिस को स्टिमुलेट करवाता है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है। अब हम आ जाते हैं जीआईटी पे। तो यहाँ पर जो जीआईटी है, जो आपका गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट है, ये 4 मेजर पेप्टाइड हार्मोन को सिक्रीट करता है। कौन कौन से है वो?
पहला आ जाएगा गैस्ट्रिन, सेक्रेटिन, कोलेसिस्टिकाइनिन एंड जीआईपी, दैट इज गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। ठीक है, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। सबसे पहले हम लोग गैस्ट्रिन की बात करते हैं, तो जी किस पे एक्ट करेगा? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पे, जी है ना, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। तो गैस्ट्रिन आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पे एक्ट करता है और वहां से क्या स्टिमुलेट करवाएगा? किसका रिलीज? आपके HCl एंड पेप्सिनोजन का रिलीज करवाता है। फिर हम दूसरे पे आ जाते हैं, सेक्रेटिन पे अगर आप आओगे तो सेक्रेटिन आपके एक्सोक्राइन पेनक्रियास पे एक्ट करेगा और इट स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ आपका बाइकार्बोनेट आयन एंड वाटर। फिर आ जाते हैं हम लोग कोलेसिस्टिकाइनिन पे, ये आपके पेनक्रियास और गॉल ब्लैडर पे एक्ट करेगा और वहां से इट स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ, अगर गॉल ब्लैडर पे एक्ट कर रहा है तो किसका सिक्रीशन करवाएगा? बाइल जूस का। अगर पेनक्रियास पे एक्ट कर रहा है तो पेनक्रियाटिक एंजाइम का सिक्रीशन ये स्टिमुलेट करवाता है। फिर जीआईपी पे आ जाते हैं। जीआईपी की अगर मैं बात करूं तो ये गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड है। ये आपके गैस्ट्रिक मोटिलिटी, जो आपके जो भी आपका पूरा जीआईटी है उसमें जो मोटिलिटी हो रही है ना, जो मूवमेंट हो रही है, उसको इनहिबिट करना, साथ ही साथ यहाँ पर जो भी आपके गैस्ट्रिक सिक्रीशंस है उनको इनहिबिट करना आपके जीआईपी का काम होता है। आई बात समझ में? तो ये आपके 4 मेजर पेप्टाइड हार्मोन्स है जो आपका जीआईटी सिक्रीट करता है। याद रखना नाम, है ना, भूलना नहीं है, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने सेकंड लास्ट टॉपिक पे और ये है मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। ठीक है, क्या है? मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। मैम इतना हार्मोन 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 आपने कर दिया है, आखिर में ये हार्मोन जो है एक्ट कैसे करते हैं? जैसे ये मैंने आपको थोड़ा वैसे हिंट दे दिया था स्टार्टिंग में ही, बट एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। जो आपका हार्मोन है ये आपके कुछ रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करता है। जो आपका टारगेट सेल या टारगेट टिश्यू होगा उसके पास स्पेसिफिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे और वो सिर्फ उसी हार्मोन के लिए होंगे, फॉर अ स्पेसिफिक हार्मोन। तो उस हार्मोन को पता होता है कि भाई यही मेरा रिसेप्टर है, मुझे इसी से बाइंड करना है। ठीक है, तो इस तरीके से जो हार्मोन है वो आपके टारगेट सेल पे जो भी रिसेप्टर है उससे बाइंड करता है। अब यहाँ पर जो रिसेप्टर्स है वो कहाँ प्रेजेंट है, उनके बेसिस पे हमने इसको डिवाइड किया हुआ है ना। तो यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स हो गए, ऐसे रिसेप्टर्स जो आपके मेम्ब्रेन पे, सेल के मेम्ब्रेन पे ही प्रेजेंट है। ठीक है, और दूसरे इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर, मतलब सेल के अंदर है, ऐसे रिसेप्टर्स जो सेल के अंदर है। तो यहाँ पर अगर इसकी बात करूं मैं, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर की बात करूं, क्योंकि मेम्ब्रेन पे ही प्रेजेंट है, तो जो आपका हार्मोन है वो अंदर तो जाएगा नहीं, है ना। क्यों जाएगा? क्योंकि क्यों जाएगा, मतलब जब रिसेप्टर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है तो फिर वो वहीं पे जाके बाइंड करेगा ना, अंदर जाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है, हार्मोन्स डू नॉट एंटर टारगेट सेल, इसके अंदर एंटर नहीं करते हैं। बट इंट्रासेल्युलर में ये आपके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, तो हार्मोन को सेल के अंदर एंट्री मारनी ही पड़ेगी। तो वो ऐसा बोलेगा, तूने मारी एंट्री रे दिल में बची घंटियां रे टंग टंग टंग। ठीक है, ऐसा वाला होगा। चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर की। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हार्मोन आया लाला लाला करते हुए, लाला लाला, हमने उसको ब्लड में लोड किया हुआ था और उसको पता है उसका टारगेट सेल क्या है ना। वो आया लाला लाला करते हुए, उसको दिखा रिसेप्टर, आई ला रिसेप्टर, चलो बाइंड हो जाते हैं। तो हार्मोन रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा और जिसकी वजह से एक कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा। उसके बाद आपके सेकंड मैसेंजर का जनरेशन होता है जो है आपका साइक्लिक एएमपी और कैल्शियम। ठीक है, उसके बाद बायोकेमिकल चेंजेस होंगे, है ना, टारगेट टिश्यू में, और उसके बाद इसकी वजह से सारे फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज आपको देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है आपका FSH का, ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का। यहाँ पर FSH इस रिसेप्टर से आकर बाइंड किया, ये आपका मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर ही है। यहाँ पर बाइंड होने की वजह से कॉम्प्लेक्स बना मेम्ब्रेन रिसेप्टर और आपका हार्मोन का कॉम्प्लेक्स, है ना, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। और यहाँ पर आपका जनरेशन ऑफ सेकेंड मैसेंजर होगा। इसके बाद बायोकेमिकल रिस्पॉन्सेज आएंगे और इसके बाद दैट लीड्स टू फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज। तो FSH क्या करवाता है? ओवेरियन ग्रोथ करवाता है। तो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स में क्या आ जाएगा? ओवेरियन ग्रोथ। ठीक है, आई बात समझ में? क्लियर हो गया है ना। सो आई एम होपिंग आपको मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स बहुत अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। अब हम आते हैं कि जो आपके रिसेप्टर अंदर प्रेजेंट होते हैं सेल के, है ना, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, उसमें कैसे होता है मैकेनिज्म। ठीक है, तो हार्मोन आएगा, है ना, इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर से बाइंड करेगा। यूजुअली यहाँ पर स्टीरॉयड हार्मोन या फिर आइडोथायरोन मतलब थायराइड हार्मोन वाले हार्मोन्स होते हैं, वही आप उनके ही रिसेप्टर्स जो है न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और स्टीरॉयड हार्मोन्स के
यहाँ पर हार्मोन आया, रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा और कॉम्प्लेक्स बनाएगा, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, और इसकी वजह से क्या होगा, इट रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन, बायोकेमिकल एक्शंस होंगे एंड फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज हो जाएंगे। सिंपल सिंपल सा मैकेनिज्म है आपके क्लास 11th में, ठीक है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है ईस्ट्रोजन का, तो यहाँ पर आपका हार्मोन है, ये अंदर गया, न्यूक्लियस के अंदर आपका क्या प्रेजेंट है, रिसेप्टर प्रेजेंट है, इसके साथ बाइंड करेगा, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएगा, इसकी वजह से आपके बायोकेमिकल चेंजेस होंगे, बायोकेमिकल एक्शंस की वजह से फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस आएंगे, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, यही चाहिए था हमें, ठीक है। आई बात समझ में। और इसी के साथ आपका सेकंड लास्ट टॉपिक भी खत्म होता है। अब हम आ जाते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे, और ये जो आपको दिख रही है ना, जो 4 लाइनें लिखी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, तो इसको अच्छे से याद कर लेना, पहले बता रही हूँ, बहुत अच्छे तरीके से इसको याद कर लेना, है ना, नहीं याद करोगे तो पछताओगे, पहले बता रही हूँ, क्योंकि इसमें ना ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पर हॉर्मोन्स को हमने डिवाइड किया हुआ है ना, डिवाइड किया हुआ है किस बेसिस पे, केमिकल नेचर के बेसिस पे, तो यहाँ पर इस चारों को पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, साथ ही साथ इसके एग्जाम्पल्स भी आपको पता होना चाहिए। जैसे पहला आपका है पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन हॉर्मोन्स, तो इसके एग्जाम्पल्स कौन से हैं, इंसुलिन हो गया, ग्लूकागॉन हो गया, पिट्यूटरी, जितने भी पिट्यूटरी हॉर्मोन्स है वो, और आपके हाइपोथैलेमिक हार्मोन हो गए, जैसे सोमैटोस्टैटिन, आपका GnRH, ये सारे क्या है, आपके हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन्स है। ये किसके अंदर आते हैं, आपके पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन हॉर्मोन्स के अंदर आते हैं, ठीक है। दूसरे पे आ जाओ, दूसरा है स्टीरॉइड, तो स्टीरॉइड के अंदर आपका कॉर्टिसोल हो गया, टेस्टोस्टेरोन हो गया, ईस्ट्राडाइल हो गया, प्रोजेस्टेरॉन हो गया, ये सारे किस में आते हैं, आपके स्टीरॉइड्स में आते हैं। आइडोथायरोनिन में जो भी आपके थायराइड हॉर्मोन्स है वो आते हैं। फिर अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स में एपिनेफ्रिन आ गए, ठीक है। तो इसको इस एज इट इज इस तरीके से याद कर लेना, साथ ही साथ एग्जाम्पल्स भी याद कर लेना, ठीक है। और इसी के साथ आपका एक प्यारा सा चैप्टर, आखिरी चैप्टर समाप्त होता है, ये आपका लास्ट चैप्टर है, ठीक है। सो आई एम होपिंग आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सारी चीजें समझ में आई होंगी, है ना। मैंने ट्राई किया है जितना मैं अच्छे से समझा सकूं विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट नोट्स, और ये जो नोट्स हैं ये आपको मिल जाएंगे PDF के फॉर्म में, ठीक है। चलिए अब हम थोड़े से क्वेश्चंस कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चंस नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमें चैप्टर आया है कि नहीं आया है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, ठीक है, मैच करना है। देखो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको इधर ही करा दूंगी, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क के फॉर्म में दूंगी, और आपको मुझे इसका आंसर देना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस इसी PDF में होंगे, और जब भी आपको ये PDF मिलेगी तो उसमें से आप सॉल्व कर सकते हो, इसमें सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, असर्शन, रीजन, सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दिया हुआ है। प्रोजेस्टेरॉन की अगर हम बात करेंगे तो प्रोजेस्टेरॉन को कौन सिक्रीट कर रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। रिलैक्सिन ओवरी आ जाएगा, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन पार्स इंटरमीडिया आ जाएगा, कैटेकोलामाइन एड्रेनल मेडुला आ जाएगा। तो ए का हमारा 4th है, 2 ऑप्शंस है, बी का सेकंड एंड सी ही हमारा डिफरेंस करेगा, तो पार्स मीडिया, यस, तो आपका सी वाला करेक्ट आंसर आ जाएगा, राइट, सी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फंक्शन ऑफ एड्रेनल मेड्युलरी हार्मोन, ठीक है। ओके अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन चूज करना, मतलब इन चारों में से करेक्ट जो भी है वो बताना है, किसके रिगार्डिंग, फंक्शन ऑफ एड्रेनल मेडुलरी हार्मोन के बारे में। तो पहला है आपका इट कॉज प्यूपिलरी कॉन्स्ट्रिक्शन, तो प्यूपिलरी कॉन्स्ट्रिक्शन तो नहीं करवाता है, क्या करवाता है, प्यूपिलरी डायलेशन करवाता है ना, प्यूपिलरी डायलेशन करवाता है, तो ये वाला तो आपका गलत हो जाएगा, राइट। इट इज हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन, है ना, हाइपरग्लाइसेमिक मतलब आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो इंक्रीज कर रहा है, बिल्कुल करता है ना, हमने देखा था जब मैंने आपको पढ़ाया था वो वाला टॉपिक, तो उसमें हमने बहुत अच्छे से देखा था कि ये हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन होता है। इट कॉज पाइलोरेक्शन, बिल्कुल रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इट इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, बिल्कुल, तो आपका B, C एंड डी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, राइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगेन मैच द फॉलोइंग, यहाँ पर मैच लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2, ठीक है। लिस्ट 1 हार्ट दिया हुआ है, तो ये एट्रियल वॉल क्या रिलीज करते हैं, एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर रिलीज करते हैं, तो ए का 3rd, ठीक है, कोई बात नहीं, आंसर तो आ ही गया, बट फिर भी किडनी इरिथ्रोपोइटिन, है ना, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट आपका सेक्रेटिन, फिर उसके बाद एड्रेनल कॉर्टेक्स आपका एल्डोस्टेरोन। तो कौन सा है, ए का 3rd आ गया, और बी का 1st एंड सी का
फोर्थ एंड यस बी इज द करेक्ट आंसर, है ना, बी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही बढ़िया बात है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट आपका सारी मैच द फॉलोइंग है क्या, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है एपिनेफ्रिन, थायरॉक्सिन, ऑक्सीटोसिन एंड ग्लूकागॉन। तो एपिनेफ्रिन क्या करवाता है आपका, ये तो इमरजेंसी हार्मोन है, ठीक है। थायरॉक्सिन आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट करवाता है, रेगुलेट करता है। ऑक्सीटोसिन स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। ग्लूकागॉन आपका हाइपर ग्लाइसीमिया करवाता है ना, तो मतलब ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है। तो ए का फोर्थ आ जाएगा, यही है ना, हाँ डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। बी का थर्ड, हाँ ठीक है, डी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, ए क्या बोलती तू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट। इसमें से कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है। पहला, erythropoietin is produced by juxtaglomerular cells of the kidney. Leading cell produce androgen. Atrial natriuretic factor, a peptide hormone, is secreted by the seminiferous tubule of the testes. Cholecystokinin is produced by the gastrointestinal tract. Gastrin acts on the intestinal wall and helps in the production of pepsinogen. तो इसमें से गलत बताना है ना, गलत बताना है। तो देखो यार ये तो सही है ना, ये भी सही है। एट्रियल नाट्रियोरेटिक फैक्टर आपके पेप्टाइड हार्मोन सिक्रेटेड बाय सेमनिफेरस, नहीं यार ये आपका एट्रियल वॉल करता है, तो सी आपका गलत हो गया, है ना। कोलेसिस्टोकाइनिन ठीक है, ये भी सही है। गैस्ट्रिन एक्ट्स ऑन द इंटेस्टिनल वॉल एंड हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ पेप्सिनोजन, तो आपका ई भी गलत है ना। तो कौन कौन से गलत हो गए, सी एंड ई। सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, सी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही बढ़िया बात है। अब थोड़े से सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कर ले, है ना। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, नेम द हार्मोन ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी, व्हाई आर दीज कॉल्ड न्यूरो हार्मोन्स। ठीक है, कौन कौन से हार्मोन्स है, पहला तो आपका हो जाएगा ऑक्सीटोसिन, दो ही हार्मोन रिलीज करते हैं ये, ऑक्सीटोसिन, एंड दूसरा आ जाएगा आपका एडीएच, दैट इज वेसोप्रेसिन, ठीक है। नाउ इनको हम लोग न्यूरो हार्मोन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हाइपोथैलेमस में ही बनते हैं और डायरेक्टली वहां से जो भी न्यूरॉन है उसका नर्व एंडिंग आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक ट्रांसपोर्ट करवाता है, ठीक है, तो इसी वजह से उसको न्यूरो हार्मोन बोलते हैं। आई बात समझ में, क्लियर हुआ। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप कर लोगे, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन्स बेस्ड ऑन देयर केमिकल नेचर विद एग्जांपल्स, है ना। बोला था ना डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन के लिए आपको वो चीजें याद होनी चाहिए। पेप्टाइड हो गया, पॉलीपेप्टाइड हो गया, प्रोटीन हार्मोन्स, उसके एग्जांपल कौन कौन से हैं, स्टीरॉयड हार्मोन्स के एग्जांपल कौन से हैं, फिर आपका आइडोथायरोनिन थायराइड हार्मोन्स हो गए, फिर अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स के क्या एग्जांपल्स हो गए, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, इसीलिए मैंने बोला था, ठीक है, कि याद कर लेना। Which of the following is responsible for regulating the sleep awake cycle? कौन सा हार्मोन है, तो यहाँ पर आपका पिनियल ग्लैंड, सॉरी पिनियल ग्लैंड है ना, यस ग्लैंड पूछा है, रेगुलेटिंग द स्लीप वेक साइकिल, ठीक है, ग्लैंड पूछा है तो पिनियल ग्लैंड आ जाएगा। चलो नेक्स्ट पे आता है, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेटिंग द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड मेंटेनिंग वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, कॉर्टिकॉइड्स, ठीक है, यस बिल्कुल कॉर्टिकॉइड्स आ जाएंगे। और बाकी और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, है ना, तो तुम लोग कर लेना, मैं ये पीडीएफ जो है आपके लिए भिजवा दूंगी, राइट, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप इसको पीडीएफ से कर लेना जरूर, ठीक है। और इसी के साथ आपका एक और बेहतरीन चैप्टर समाप्त होता है, तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस चैप्टर की, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कैसे करेंगे मैम, यहाँ पर आपके स्क्रीन के सामने एक स्कैनर लगा हुआ है, आप इसको स्कैन करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। और अगर इसको स्कैन नहीं करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वहाँ पर ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। ये जो हैंड रिटन नोट्स हैं, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये सारे आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, तो मेक श्योर कि आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, ठीक है, आई बात समझ में। तो चलिए इसी के साथ हमारा ये आखिरी चैप्टर भी समाप्त होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय टाटा, टेक केयर एंड पढ़ाई करते रहो।